तो स्वागत है आपका आज के Q&A सेशन में। तो किसी के कोई क्वेश्चंस है? प्लीज गो अहेड। हाय अपर्णा जी, गुड टू सी यू हियर। अपर्णा जी का मुझे सुबह मैसेज आया था कि उनको शी इज वेरी न्यू टू लॉ ऑफ वन, तो उनको लॉ ऑफ वन वीडियोस देख रही है वो, लेकिन को क्या है वो उनको पता नहीं था। तो अपर्णा जी, एनीवन वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन है को? पाई, यू वांट टू आंसर? घुमा के मेरे ऊपर डाल दी। अच्छा। को बेसिकली एक ग्रुप है जिसके अंदर एक सिविलाइजेशन नहीं है, काफी सारी सिविलाइजेशन। इसमें लातवी भी है, हैथॉन भी है। इसमें आपका क्या बोलते हैं, एक और रा है वो। रा है। रा तो है ही। रा तो है ही। तीन तो है। ये, हाँ। तीन रा, तीन न्यू लैटोन और हैथी। सिविलाइजेशन भी ऐड हुए हैं अभी रिसेंटली। अच्छा। अच्छा, रिसेंटली तीन और ऐड हुए। हाँ। हैं, अच्छा। को में ये नहीं है, पता। वो को में नहीं है। या को में है, को चैनलिंग में वो तीन सिविलाइजेशन वो लोग चैनलिंग करते हैं। बोइंदो, हेलोस एंड कौन थे तीन मोर लाइटोस। सिविलाइजेशन। हाँ 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 हाँ, लाइटोस हाँ तो तीन। विंडोज अभी है, हुए। रोज और एक और है। हाँ, राइट या राइट है। और भी जुड़े हैं, वो भी जुड़ रहे हैं तीन बहुत न्यू लोग। सिविलाइजेशन से रिसेंटली वो लोग चैनलिंग कर रहे हैं। सो या इनफैक्ट गैरी ट्रिशा उन लोगों ने ही करी है, ऑस्टिन ने। बट वो आई डोंट फोर्थ थिंक दे आर डेंसिटी। पार्ट ऑफ को। वो अलग हम्म। सिविलाइजेशन है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ को में हैथोन, लातवी और रा है। कितना मतलब सुंदर लगता है ये सोचने में भी कि हम्म एक पूरे प्लेनेट की सिविलाइजेशन आपस में मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस हम्म। प्लेनेट के ऊपर लोग पड़ोस वाले के साथ काम नहीं कर सकते। ये हालात तो है। वो, हाँ, अभी याद सेपरेशन इस आया। लेवल पे है। ये यार यूनिटी को एनीवेज। देखने का नजरिया है। कितना अच्छे तरह से वो यूनिटी में काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, जो हम एक planet पे हम्म। रह के नहीं कर पाते बहुत बार। हम्म। और तोवो नाम है आप तीसरी सिविलाइजेशन का, तोवो, पॉइंटो एंड हेलोस। तीन ओके। वो अभी तो कर रहे हैं। अपर्णा जी, इसका आंसर यही है कि ये एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और रा भी इसी सिविलाइजेशन का पार्ट है एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हो, जैसे रा ने सेशन के अंदर कहा था ना कि एक सोलर सिस्टम के लिए कम से कम 500 सभ्यताएं एक साथ काम कर रही होती, यानी 500 प्लैनेट हो गए सभ्यता का मतलब। क्योंकि इस केस में हम अगर सभ्यता मान के चलेंगे तो प्लैनेट का सेपरेटली नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सिविलाइजेशन सारी एक साथ चलती हैं। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो उस प्लैनेट की होगी वो एक सिंगल डायरेक्शन में चलने वाली होगी साथ में। तो इस तरीके से उन हो सकता है ये उन 500 प्लैनेट के अंदर में से ही सात आठ जो प्लैनेट है उनका मिलकर एक ग्रुप बना हो। तो जिस ग्रुप का टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी रखी है उसका नाम है को। आई होप ये आंसर इनफ है। ओके, अपर्णा जी आप बोल सकते हो, वैसे थैंक क्वेश्चन यू। अपना पूछ हाँ, सकते मैंने अभी पूछा है कि सर्विस टू अदर्स का अभी आपने डाला था ना आज वीडियो। तो वो हो। थोड़ा मैंने सुना, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है कि वो अदर सर्विस टू अदर्स मतलब घर वालों भी उसमें काउंट होते हैं या बाहर वालों को, क्या मतलब, थोड़ा चाहिए वो जानकारी। बताओ पा। इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, जो आपसे सेवा मांग ले मांगने पर सेवा दे देंगे। ये नहीं कि उठे और चल दिए और दूसरों की सेवा करने लग गए, वो डिस सर्विस में काउंट हो जाता है। तो जो आपसे सेवा मांगे, फिर वो चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों, अगर आपकी कैपेसिटी के अंदर है, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रख के चलना है कि मेरे को आधा ही करना है, आधे से ज्यादा नहीं करना है, आधा उसके ऊपर भी छोड़ना है कि वो भी करे, उसको एग्जैक्टली एक टर्म में आप बोल सकते हो कि हाँ ये सेवा है। ये दो तीन चीजें क्राइटेरिया होता है जिनका ध्यान रखना होता ओके। ओके। अपर्णा जी, आपने कितने सेशंस देखे हैं अभी तक या पढ़े हैं? हाँ, नहीं पढ़े नहीं है एक्चुअली ना। मैं पहले वाले थे ना जो शुरू के थे ना, वो थोड़े थोड़े सुने थे, लेकिन बाद में मेरी बेटे की एग्जाम है तो वो बंद हो हम्म। गया। और अभी वापस वो ये नया मिला तो मैंने चालू किया कि अभी प्रॉपर करूंगी करके। तो अभी अभी हम्म। चालू किया है देखने को। अच्छा, कहाँ पे देखे हो आप ये वीडियोस? मैं यूट्यूब पे। और आप जो ग्रुप पे डालते हो ना अभी, मतलब मुझे ना ज्यादा इतना वो नहीं आता। अभी टेलीग्राम का ये किया है तो वो हाँ जहाँ पे हाँ। दिखता है, हाँ, तो मैं देख के
सुनती हूँ, मतलब वो नहीं तो यूट्यूब पे आपके अभी आए ना बहुत सारे, तो मुझे अच्छा हम्म। लगता है, वो इजी जाता है, तो उसमें देख रही अच्छा। हूँ मैं, और कुछ चाहे तो लिख लेती हूँ, इसलिए मैंने आपको पूछा कि मैं आपको पूछूं क्या, कि अगर नहीं कुछ समझ आया तो। और आपने बोला, क्योंकि मैं ना ये आपके पहले मेरे पास वो भी एक दो डाउनलोड किए हुए, जब सर वो पहले से क्वेश्चन आंसर करते थे ना जी गिन्नी मैडम के साथ, तब से था, लेकिन फिर भूल गई बीच में कि ये करना है स्टडी करके, लेकिन अभी वापस आए तो अच्छा लगा कि अरे नहीं, समझ आ रहा है, कुछ काम कर सकती हूँ, इसलिए। हाँ। वेरी गुड, वेरी और गुड। मैम अपर्णा आपके जी, अगर आपके आप लाइफ में, हाँ प्लीज गो अहेड। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बोलो बोलो, वट एवर यू स्पीकिंग। आई जस्ट वांटेड टू टेल हर कि अपर्णा जी, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो हमने जो इंग्लिश वाला है ना, उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, और हाँ। वो एल रिसर्च के वेबसाइट पे है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ। आपको दिखाती हूँ, इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल टू एवरीबडी। ठीक है। तो हाँ। ये उनका वेबसाइट है, एल रिसर्च का। ठीक है। तो आप जब यहाँ पे जाओगे ना, दिस, ओके, दिस इज वेयर नहीं, यू कैन स्क्रीन चेंज इट पे टू नहीं हिंदी। आ रहा है। दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं। आप स्क्रॉल करो, अपने इसको स्क्रॉल करो। अच्छा। अब दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, मुझे इतना ये नहीं आता ना। तो ठीक है, अच्छा, ग्रुप पे स्क्रीन है नहीं क्या? दिख रही है मेरी? आप ग्रुप पे आपने डाला है क्या? हाँ, ग्रुप में है, इसका वेबसाइट है। आप ठीक है, उसको, ठीक है, फिर। हिंदी हाँ। हिंदी मल्टी साइट है, वहां पे जाओगे तो सारे, अब ऑलमोस्ट हमने अभी, एक मिनट, कहाँ आ गया रहा से संपर्क, 35 सेशंस डाले हुए हैं अभी तक। हाँ, अच्छा। 35 सेशन है, हिंदी में है, इजी टू रीड। और चलेगा। सबको ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसलेशंस हुए हैं। मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है सब कुछ। सो आप वहां से शुरू कर दो पढ़ना, और कुछ भी हाँ। डाउट हो तो ग्रुप में पूछना, हम सब हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है तो पाके पुराने वीडियोस है, आप वो देख सकते हो, वो तो स्पॉटिफाई पे भी है वो वीडियोस। और अब नए वीडियोस पा करने वाले हैं तो वो भी हम डालेंगे, पाके पुराने वीडियोस भी है। ओके, थैंक यू। वेलकम। वैसे अपर्णा जी, इफ इट इज ओके टू आंसर, ये लॉ ऑफ आपकी लाइफ में आई कैसे? हाँ, मैं प्रवीण सर के ग्रुप में हूँ। प्रवीण जी है ना, प्रवीण भाटिया। ओहो, ओके ओके। हाँ, तो सर के मुझे ऐसे ही आए, मैं बहुत साल से, मतलब ज्योतिष वगैरह ऐसे करके, एक नीता भुजवानी करके उनका ग्रुप, फिर यूट्यूब पे मुझे ऐसे ही मिला, ज्वाइन किया मैंने। और पहले मैं वो व्हाइट लाइट का करती थी ऐसे ही, हाँ, मतलब आया था, तो फिर उस उनके ग्रुप में मुझे प्रवीण सर के और वो नेरुड़ा का पहले आया था। तब इसको भी 3-4 साल हो गए, लेकिन तब से मैंने ज्वाइन किया है, और सुन रही हूँ, कर रही हूँ, मतलब वो समझ रहा है कि क्या है, और आपके भी आए उसी में, क्योंकि सर ने ही बोला है एक दो वीडियो में कि वो रा के जो है सब, आप जो बोलते हो वो सब आप स्टडी करो करके, तो इसलिए वो मिले थे, लेकिन बीच में वो पढ़ाई थी बच्चे की, तो नहीं हुआ कुछ काम उसके ऊपर, अभी वापस टाइम मिला है तो शुरू किया है। ओके, सही है, वेरी गुड। हाँ। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कुछ है जो कि हम में से, और मैं हर बार आंसर नहीं दूंगा, तुम लोग भी दो भाई। हाँ हाँ हाँ, हम है। पर आपको सुनने के लिए देखो कितने लोग आए आज। मेरे को आप आते सुनने हो, का कोई हफ्ते में फायदा एक बार नहीं है, आते हो फायदा तो। ये है कि, ना ना वो बात नहीं है, देखो सुनने का कोई फायदा नहीं है अनलेस अंटिल आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो रही हो। मैं करूँ या कोई भी करे ग्रुप में से, अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है ना, तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो इस ग्रुप में रहने का फायदा है। अगर क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ये है कि मेरा ये, इस ग्रुप को देखो बनाने का जो मेन मोटिव रहा है शुरुआत से, बाकी जितने भी एडमिन हैं सबका यही रहा है कि भाई अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या कोई चीज वो जानना चाहता है, और अगर हम में से ग्रुप के अंदर से ही, नॉट ओनली नेसेसरी कि ग्रुप के एडमिन, या ग्रुप के अंदर से ही कोई उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है, तब जाके एक कलेक्टिव ग्रुप बनता है। तो इसका मेन फोकस यही था। तो पा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो क्वेरी को रिजॉल्व कर दे वो इम्पोर्टेंट। हम्बल
मैसेंजर ऑफ लॉ ऑफ वन। पा। टांग खींच ले। ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस है? प्लीज गो अहेड, पूछिए। मैं एक पूछूं क्या? मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी आगे के इसमें क्या करना है हमको, खुद पे काम, और ये जो उन्होंने सब बताया है, जब ये जो सब क्या नाम अभी ज्यादा मेरे याद में नहीं रहते, जिन्हों वो चैनलिंग जिनके चालू है वो, तो आगे का उन्होंने को कुछ बताया चैनलिंग। होगा ना? हाँ, कि क्या हो करना वैश है। वैश्व, इसका जवाब दे दो। शी मतलब विल आप बी एबल को टू। चैनल की बात कर रहे हैं ना, अभी जो हाँ बात करी। हाँ, को मतलब अभी जो जो भी चैनलिंग में उन्होंने हम्म। सब हमको बताया है ना कि ऐसे करो, ये हो रहा है, ये होने वाला है, अभी 5D में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो एग्जैक्ट अभी खुद पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है मतलब, क्योंकि ना आजकल ऐसे हो रहा है कि मेडिटेशन भी नहीं होता मेरा। खुद पे तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ। वही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना अभी के समय में। अच्छा। हमें खुद पर सबसे पहले काम करना है, तब जाके हम मतलब 49 का बैलेंस बना के हम 51 दूसरों की सेवा कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ क्वो, वो मतलब आप एक एक उसमें एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है। आप शांति से एक एक क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ेंगे, आपको अच्छे से हिंदी में भी होता है, तो आप समझ पाओगे। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप ग्रुप में भी डालते हैं, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू दोज क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। ईशान, यू वांट टू आंसर हर क्वेश्चन अपर्णा जी का? क्या करना है अब आगे हमें? हाँ। ईशान। ईशान इज स्लीपिंग। ओके, मैं करती हूँ इसका जवाब जवाब देती हूँ। सो लॉ ऑफ वन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने सीखी है वो है एकता। एवरीथिंग इज वन, हम सब एक है, उसी एक क्रिएटर से निकले हुए हैं। अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग लगते हैं, लेकिन है एक ही, ठीक है। तो अब एक और चीज, जो रा आए थे ना, वो दो रीजन से आए थे धरती पर। एक तो ये, क्योंकि वो इजिप्ट के टाइम पे जब आए थे तब उन्होंने कुछ डिस्टॉर्शन क्रिएट किया था, कुछ उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बहुत डिस्टॉर्शन हो गया था, तो उसे ठीक करने आए थे जो कार्ला ने चैनलिंग की थी उस वक्त। और दूसरा मेन रीजन उनका ये था कि अब पृथ्वी जो है अपनी साइकिल खत्म कर रही है। तो साइकिल जो है, तीसरी घनत्वता का जो साइकिल है, 75,000 75 to 76 थाउजेंड ईयर्स का वो साइकिल होता है, तो उसके एंड में तीसरी घनत्वता की इकाइयों को क्या करना है? सो बेसिकली तीसरी घनत्वता के इकाई को चॉइस करनी है। हमें चॉइस करनी है, या तो हम खुद की सेवा कर ले, या तो हम दूसरों की सेवा करें। ये दो चॉइसेस आप करोगे तो ही आप आगे मूव कर पाओगे। अगर आपने चॉइस नहीं किया, आप कंफ्यूजन में रह गए, तो फिर आपको ये तीसरी घनत्वता दोबारा दोहरानी पड़ेगी किसी और प्लैनेट पे, क्योंकि ये प्लैनेट अब तीसरी घनत्वता का नहीं रहा, ये आप चौथी घनत्वता में जा रहे हैं। तो आप कहीं और अपनी सेम लाइफ, सेम तीसरी घनत्वता दोबारा रिपीट करोगे, जब तक कि आप चॉइस ना करो। सो मेन चीज है चॉइस करना। तो दूसरों की सेवा मतलब, हम दूसरों की सेवा में हम दूसरों से प्यार करते हैं, हमसे अलावा हम, हमारा जो अदर सेल्फ है, सामने कोई भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं जिनको आप जानते नहीं हो। ओके, उनकी आप हेल्प करोगे, मदद करोगे उनको। बेसिकली हमें उनको अपने ही रूप में देखना है, क्योंकि लॉ इज वन, सब कुछ एक है, तो वो सामने वाला भी मैं ही हूँ। अगर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी भी सेवा कर रही हूँ। तो प्यार, सहानुभूति, दूसरों को लेके नॉन जजमेंटल रहना, प्यार से उनके साथ पेश आना, ये है बेसिकली। हमें दूसरों के साथ बिहेवियर करना है, डिस्टॉर्शन कोई रखना नहीं है, विभाजन कोई रखना नहीं है कि वो उस जाति का है, उस धर्म का है, उस कंट्री का है। पाकिस्तानी है तो उसको बॉम्ब मारो। ये सारी जो तीसरी घनत्वता की जो सोच है ना, लोअर कॉन्शियसनेस वाली सोच, उससे ऊपर उठना है। उससे ऊपर उठ के सबको एक नजर से देखना है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, तो पूरी धरती को एक एक परिवार मान के, सबको अपना ही हिस्सा मान के उनको उस तरह से ट्रीट करना है, और फिर उनकी सेवा करनी है। तो फिर सेवा कैसे भी हो सकती है।
सेवा आप फिजिकली करो, मॉनिटरी करो, मतलब पैसे दे के करो, या फिजिकली करो, या कहीं जाके वॉलंटियर कर लो, या फिर उनको लॉ ऑफ वन दे दो, किसी भी तरह की सेवा हो सकती है। लेकिन दूसरों की सेवा करते हैं, करते करते अपनी अपनों खुद को पीछे नहीं रखना है, खुद को निग्लेक्ट नहीं करना है, खुद से भी उतना ही हम्म प्यार करना है, क्योंकि आपके अंदर भी रचेता है। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो उस अनंत रचेता जो आपके अंदर है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हम्म अब वो बैलेंस आपको बनाना है, और वो जो बैलेंस जो राने बोला है वो 49-51% का मिनिमम बैलेंस है। मतलब 49% आप खुद की सेवा कर रहे हो, मतलब खुद पे काम कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, खुद के लिए चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको आपको अच्छी लगती है कोई चीज, गाड़ी कोई अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है, तो करो, नो प्रॉब्लम, करो, खुद के लिए भी करो, बस 2% दूसरों के लिए एक्स्ट्रा कर दो, बस यही है। वो क्राइटेरिया है। आप उससे ऊपर भी जा सकते हो, आप ऐसा नहीं कि 51% है तो 51% ही करना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी कर देते हैं दूसरों की सेवा, दैट इज फाइन। बट जो कट हम्म ऑफ है जिससे तय हो सकता तो होगा कि आप रिपीट करोगे या आगे बढ़ोगे, दैट इज 51% दूसरों की सेवा। हम्म उसके विपरीत है सर्विस टू सेल्फ। सर्विस टू सेल्फ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से प्यार करते हैं। वो भी रचयिता को मानते हैं, लेकिन उनका क्या है कि रचयिता जो है मेरे अंदर है, तो मैं मैं अगर खुद से प्यार कर रहा हूँ, और अगर लॉ इज वन, तो फिर मैं सबसे प्यार कर रहा हूँ। तो सर्विस टू अदर्स वाले क्या सोचते हैं, मैं दूसरों से प्यार करता हूँ तो मैं अपने से प्यार करता हूँ। सर्विस टू सेल्फ वाले बोलते हैं मैं अपने से प्यार करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली दूसरों से प्यार करता हूँ। दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि आप दूसरों के साथ फिर उनको मैनिपुलेट करते हो, उनके ऊपर पावर एक्सर्ट करते हो, उनको गुमराह करते हो, उनके इस पे रख के आप पैर रख के आप खुद आगे बढ़ते हो। वो डिफरेंस होता है सर्विस टू सेल्फ में। वो भी एक तरीका है अगली घनत्वता में जाने का, बस वो सकारात्मक और नेगेटिव। चौथी घनत्वता जो आ रही है वो दो प्रकार की है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव है वो नेगेटिव तरीके से भी आगे बढ़ सकता है, बस उसके जो लोग होंगे उसके आसपास, या जो प्लेनेट उसको मिलेगा वो उस तरह का होगा, अलग तरह का होगा। लेकिन जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे जो सकारात्मक फोर्थ डेंसिटी डेंसिटी में जाएगा उसका प्लेनेट अलग तरह से होगा। जैसे अभी ये जो सिविलाइजेशन अभी वैश्व ने बताया ना कि हैथॉन, लातवी को, ये सब, ये एक्चुअली ये भी सर्विस टू अदर्स, हमारे जैसे ही तीसरी घनत्वता के प्लेनेट पे रह के उन्होंने दूसरों की सेवा कर करके आगे बढ़े हैं। फिर वो चौथी घनत्वता, पांचवी घनत्वता आगे जाके फिर अब वो एक सिविलाइजेशन बन गए हैं। और फिर वो सिविलाइजेशन जो उन तीसरी घनत्वता के प्लेनेट की मदद करती है जो कॉलिंग करते हैं, जो उनसे मदद मांगते हैं, जैसे हमने मांगी थी बहुत सालों पहले। पृथ्वी पृथ्वी जो है ना, हमारी धरती माता, उसने पुकार लगाई थी कि मुझे हेल्प चाहिए। तब ये जो है ना टेलीपैथी से सारा कनेक्टेड है। तो एक इंसान को भी अगर दर्द होता है ना, तो ये जितनी भी सभ्यता है ना, सबको दर्द होता है, सबको वो महसूस होता है, फील होता है। जैसे अनंत रचयिता का अगर आप एक विजुअलाइज करोगे तो एक शरीर है, अगर शरीर में कहीं पे भी चोट लगती है तो पूरे शरीर में सेंसेशन होता है ना उसका। तो बिल्कुल हम्म वैसा ही है, हम सब इस तरह से एक शरीर की तरह कनेक्टेड है, अनंत रचयिता के शरीर के हिस्से हैं हम, एक एक सेल है। तो एक सेल को भी अगर दर्द होता है तो दूसरे सेल को समझ में आता है, फिर वो टूट आते हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी है, स्वतंत्र इच्छा का कानून है, वो डायरेक्टली आके हेल्प नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉलिंग इतनी जरूरी है, हमें उनको बोलना पड़ता है कि हमारी मदद करो। हमसे हम उनको उनसे मांगते हैं तब जाके ये मदद होती है, और ये मदद इस तरह से हो रही है। पहले राह डायरेक्टली आए थे इजिप्ट में, तब हम्म वहां उनको उन्होंने सीखा कि डायरेक्टली आने से लोग बहुत डिस्टॉर्शंस पैदा होता है, लोग अलग ही समझते हैं कुछ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, अब हम चैनलिंग करेंगे, हम लोगों के थ्रू आएंगे। फिर उन्होंने वॉन्डरर्स भेजे। ठीक है, वॉन्डरर्स मतलब वो लोग जो उनकी सभ्यता से है, हायर कॉन्शियसनेस से है, लेकिन यहाँ पे एज अ तीसरी घनत्वता के बीइंग पैदा होते हैं, इनकारनेट होते हैं, ताकि वो मदद कर सके लोगों की, क्योंकि वहां रह के मदद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर वो मिलियंस में ना, बहुत सारे मिलियंस मिलियंस में उठ के यहाँ पे पैदा हुए हैं, और ये यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की मदद कर रहे हैं। है ना, वो कॉन्फेडरेशन का ही हिस्सा है वो, लेकिन यहाँ ग्राउंड हमारे जैसे दिखते हैं, हम हमारा कोई भी हो सकता है वो वॉन्डर। हम यहाँ रह के दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं जो दुख में है, दर्द में है। और फिर चैनलिंग भी वही लोग करते हैं क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर रख सकते हैं। तो फिर वो हम्म वॉन्डरर्स के थ्रू चैनलिंग से इस तरह के मैसेजेस देते हैं। जैसे बहुत सालों से चल रही है ये चैनलिंग, है ना। इससे 1970s में सेट मटेरियल था, उससे पहले बहुत सारी चीजें थी, अभी रा कांटेक्ट आया है। सो रा रा तो सिक्स डेंसिटी के है,
तो हाँ कार्ला ने जो चैनलिंग की थी वो पूरा एकदम ट्रांस में जाके उसने चैनलिंग की थी, उसको पता नहीं होता था कि वो चैनलिंग कर रही है। पर उसकी वजह से कितना चेंजेस आया है लोगों में, कि कितने लोगों तक ये लॉ ऑफ फन पहुंची है, कितने लोगों को पहुंची। पता चला है कि तीसरी घनत्वता में यार हमें तो चॉइस करनी है, हम तो यहाँ फंसे पड़े हैं। तो बेसिकली हमें अब क्या करना है मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बता दिया। सो नहीं, बेसिकली बहुत हमें अब अच्छा ये समझ आया अभी मुझे, थैंक यू उसके लिए। वेलकम। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, खुद पे काम करना है। पहली बात, खुद की सेवा भी करनी है ना, तो खुद की सेवा कैसे करते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, है ना, अपने अंदर की उलझनों को सुलझाते हैं, ताकि हम एक अच्छे सा चैनल बन सके दूसरों की सेवा। हम अगर हाँ खुद ही डिस्टॉर्टेड है तो हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते ना, इसलिए खुद से प्यार करना, खुद को सहानुभूति देना, खुद पे ऊपर काम करना, मेडिटेशंस करना, ये शैडो वर्क करना, ये उतना ही जरूरी है। क्योंकि एक इंसान भी वो कर लेना तो उसके आसपास के लोगों पर उसका असर होता है। बराबर। वो करने के बाद फिर हम एक चैनल बनते हैं, उस अनंत रचयिता के प्रेम को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया था, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। वो बुद्ध बने तो ही तो बाकी लोगों को वो सिखा पाए ना, वो जीसस थे इसलिए तो वो इतने लोगों को हील कर पाए। तो वो बनना हाँ है हमें, हमें वो चैनल बनना है। और तब जाके हम दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, बस यही काम है हमारा। क्योंकि हम हाँ फिर वहां चॉइस कर रहे हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। ऐसे कई कई लोग हैं जो ये चॉइस कर चुके हैं कि हमें खुद की सेवा करनी है, वो अलग है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की सेवा के रास्ते पे हैं। हाँ। तो ये हमें करना है, खुद का ध्यान रखते हुए दूसरों की सेवा करनी थैंक यू। अभी जो आपने बोला ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये काउंट कभी नहीं किया आज तक कि 49 और 51 का, लेकिन आज तक मतलब वैसे ही लोग शायद ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे पता चला कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि नहीं नहीं, कोई संकट में है ना तो मैं मदद करूँ, क्योंकि मैं ना मराठी हूँ, तो मतलब माझं असं आहे की मी मदतच करणार जाऊन। मैं नहीं देखूंगी कि उसको जरूरत है या नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से है ऐसे कि करूँ हेल्प। मतलब वो इसीलिए शायद मैं आ गई, और ये मतलब पहुंच गया मेरे तक, ऐसे लगता है मुझे। है। वेरी और मुझे नाइस। और एक हाँ बोलना था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ना मेडिकल का है, और मेरी अंदर की चाहत ये है की बहुत सारे लोग ना ऐसे वो मराठीमध्ये मी म्हणते की आजार मतलब बीमारियों में ना अटके हैं। तो मुझे उनको निकालना है, ऐसे मेरे अंदर की ये बहुत है कि अरे उनको बोलना है कि ये करके आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि खुद पे हम्म। काम मतलब ये किया ना, खुद को डाला ना कि नहीं मैं मतलब ऊर्जावान हूँ, और ऐसे डाला तो हम लोग ठीक हो सकते हैं। ये मेरी है अंदर की कि लोगों को मुझे ठीक करना है, क्योंकि मेरे मिस्टर है एक्यूपंक्चरिस्ट, लड़का भी होम्योपैथी है, और मैं योगा के क्लास लेती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। तो मुझे ऐसे अंदर से अब ये निकला ऐसे बाहर की, मेरी अंदर की चाहत ये है कि मुझे लोगों को बोलना है कि ठीक ऐसे हो सकते हो, दवाई मत लो ज्यादा। हम्म। अपर्णा जी, कोइंसिडेंटली मैं भी मराठी हूँ, मी पण मराठी आहे। और आयु, मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से, आई एम ए डॉक्टर। तो अरे आई वाह। कैन अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली, आप जो बोल रहे हो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आई हमारे शब्द। अंदर वो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर वो अंदर से हीलिंग की एनर्जीज होती है, और वो चाहते हैं कि दूसरों को दे, लेकिन दूसरे मांग नहीं रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम है। और लॉ ऑफ वन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो लॉ है ना, डिस्टॉर्शन है, वो है फ्री हाँ विल। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा। किसी को हाँ, जबरदस्ती अपना ज्ञान नहीं देना है, किसी को बरोबर। जबरदस्ती हीलिंग नहीं देनी है। हीलिंग भी जब हम देते हैं ना, एनर्जी हीलिंग भी करते हैं, किसी को हाँ रेकी हाँ, हीलिंग या कोई भी एनर्जी हीलिंग, तो सामने वाले के परमिशन के बिना नहीं कर सकते हम लोग। नहीं वो बराबर। आत्मसात ही नहीं कर पाएगा। तो इसके इसीलिए फ्री विल इतनी जरूरी है। तो हमें हमारे अंदर वो ओढ़ है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को हम्म, हील करना है, लेकिन वो सामने वाला नहीं मांग रहा है तो हमें चुप करके बैठना पड़ता है, there's नो अदर ऑप्शन लेकिन जो मांग रहा है उसकी करो, डेफिनेटली। बराबर। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, सो मीनाक्षी जी दूसरों का की क्वेश्चन सेवा है। करना मुझे भी पसंद है, बट मला मराठी येत नाही. पा, आपको ना शर्म आनी चाहिए, पा की मॉम मराठी है, पा की मदर इज मराठी एंड ही डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट Oh, नो मराठी। you should know, अरे Pa. Now, Marathi. अ, अ, यू हैव यू एक्चुअली आपका मराठी इज योर मदर टंग, योर मदर्स लैंग्वेज। हम्म,
अच्छा। वैसे आप दोनों को सुनने का मजा आया, हाँ, सोनू और अपर्णा जी जो क्या बोलते हैं मराठी बोले ना, मजा आया। क्यूट। ओके, मीनाक्षी जी का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन 49.5, इसमें इनर स्पाइरलिंग पॉजिटिव एनर्जी क्या है? ओके, लेट्स ओपन 49.5। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो तब तक ले लो, आई विल ओपन दिस इन द मीन टाइम। ओके, काफी बड़ा है ये, पढ़ू मैं? पा, शुड आई रीड दिस? हाँ डेफिनेटली, बट ये एक्सप्लेन कौन करेगा? आप ही करोगे और कौन करेंगे, देखते हैं, हम सब मिलके करेंगे, नो अरे प्रॉब्लम। कोई, हाँ सब मिलके करो ना। Okay, 49.5 questioner, will you expand on the positive and negative magnetic polarization in general and how it applies to, say, individuals and planets, etc.? I think there is a correlation here, but I'm not sure. Ra. I am Ra. It is correct that there is a correlation between the energy field of an entity of your nature and planetary bodies. For all material is constructed by means of the dynamic tension of the magnetic field. The lines of force in both cases may be seen to be much like the interweaving spirals of the braided hair. Thus, positive and negative wind and interweave forming geometric relationship in the energy field of both persons, as you would call a mind body spirit complex, and planets. Okay, this is quite heavy यार, इतना इस पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करते हैं। पाक, आपको समझ में आया है इसको? रा ने यहाँ पर ये कहा है कि जैसे हम लोग इंसान होते हैं और जैसे एक प्लेनेट होता है, ये बात सही है कि एक ऊपर चलती हुई ऊर्जा है और एक ऊपर से नीचे आती हुई ऊर्जा है, दोनों तरीके की ऊर्जाएं हैं। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हुए आती हैं। और ये चलती कुछ इस तरीके से है जैसे फीमेल्स होती है ना, अपने बालों की चुटिया बना लेती हैं, कि एक दूसरे के अंदर से होते हुए वो फिर चलती है। ठीक है ना, इस तरीके से वो आपस में इंटरट्वाइन होती है, मतलब आपस में एक दूसरे से घुली मिली होती है, लेकिन वो चलती उसी तरीके से है। और रानी यहाँ पर जो मेन चीज बोली है वो ये बोली है कि भाई इसके अंदर ये जो होती है क्या बोलते हैं तुम्हारा, हर एक कण के अंदर अगर देखा जाए, या फिर अगर आप ये कह सकते हो कि जो किसी भी इंसान के अंदर कोई भी चीज बनी होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण बनी हुई है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी है, अपने आप में ऊर्जा है। तो अभी तक तो इतना ही समझ में आया, राय ने इतना ही बोला है कि ये इसके इसी से ही सारा कुछ बना हुआ है। ओके, हाँ ईशान बोलो। Can I share the screen? यू वांट टू शेयर द स्क्रीन? ओके। Yup. ओके कूल, मैं अपना बंद कर देती हूँ। कर लो। Yup. 49.5, right? हाँ जी। 49.5 ये रहा। तो ये हो वाह। गया। सही है ना? ये हो गया यस। एंटिटी की एनर्जी फील्ड, एंड ये हो गया प्लैनेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम्म। एंड अगर किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा हो फिजिक्स में, तो उसे पता होगा कि ये एक 3 लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बनता है। कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक जेड एक्सिस होता है। तो अगर हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ चल रही है, तो फोर्स तीसरी तरफ चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम्म। फोर्स इस तरीके से काम करता है। तो सिमिलरली अब हो क्या रहा है कि अपना प्लैनेट की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एक एनर्जी फील्ड है, और फिर एक एंटिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक एनर्जी फील्ड है। एंड अब क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक तरीके से ये उलझ जाते हैं, एक तरीके से गांठ बन जाती है इनमें। एंड वो इनका एक तरीके से इंटरट्वाइन। कनेक्शन है, इंटरट्वाइनेशन हो जाता है, पूरा इंटरवीविंग हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। एंड ये जो चीज है, ये ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बना देते हैं बिटवीन द एनर्जी फील्ड्स ऑफ पर्सन और प्लैनेट। तो एक तरीके से रिलेशनशिप बन जाता है प्लैनेट और पर्सन का। एंड यही एक रिलेशनशिप है, ये अभी हमको प्लानिटरी लेवल पे, जैसे कि अर्थ की जो एनर्जी फील्ड है हम पे असर डालती हैं, एंड उसी प्रकार से अगर इसको और लार्ज स्केल पे लेके जाया जाए,
एंड बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में लिया जाए, जैसे कि सन, जुपिटर एंड ये सब, एंड यही जो चीज़ है ये एस्ट्रोलॉजी का भी रीजन बनता है कि जो इंटरवीविंग है आपका एनर्जी फील्ड्स का बिटवीन अ पर्सन एंड द प्लैनेट, वो एक टेंशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटिक फील्ड्स की। यही एक जो है एक यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बनता है। ये ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप एनर्जी फील्ड्स में जो बनता है, यही एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है यहाँ पे। यू ओके। कैन कंटिन्यू फ्रॉम लाइक द या नेक्स्ट या पार्ट। या द यहाँ नेगेटिव पे पोल ये इज द, जो इमेज हाँ अभी इसमें ईशान ने शेयर किया है ना, ये काफी हद तक देखने में ना टोरस जैसा लग रहा है। हाँ, टोरस ही टॉरस होती है, रीजन। मैग्नेटिक फील्ड तो हाँ टोरस ही टोरस, होती है। हाँ वही टोरस ही है। हाँ। So the negative pole is the south pole or the lower pole. The north or upper pole is positive. The crisscrossing of these spiraling energies form primary, secondary, and tertiary energy centers. You are familiar with the primary energy centers of the physical, mental, and spiritual body complex. Secondary points of the crisscrossing of the positive and negative center orientation revolve about several of your centers. Oh, okay. The yellow ray center may be seen to have secondary energy centers in elbow, in knee, and in the subtle bodies at a slight spacing from the physical vehicle at points describing diamonds about the entity's navel area surrounding the body. ये मैं पहली आया बार कुछ पढ़ समझ रही में? हूँ। नहीं। नहीं अच्छी नहीं, खासी डेप्थ है नहीं। इसमें, अच्छी खासी डेप्थ है इसमें। ये एक्सप्लेन मैंने जब ये 49.5 किया था तब उसके अंदर बताया भी था। इनफैक्ट मैंने हम्म, एक इमेज के थ्रू बताया था ये। जो मेन हम लोगों को पता होते हैं वो तीन चक्रा, मतलब चक्रास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हालांकि एनर्जी सेंटर्स ही बोल रहे हैं वो लोग। तो वो कह रहे हैं कि हमें तीन पता होते हैं, एक स्पिरिचुअल पता होता है, एक मेंटल पता होता है, और एक फिजिकल पता होता है जनरली। हम्म, लेकिन हम्म। केवल वो जो ऊपर से लेके नीचे तक की जो स्ट्रेट लाइन चल रही होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे स्पाइन में वो चक्रास चक्रा है उसके सिस्टम। according- हाँ 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 चक्रास हाँ। सिस्टम है। बट उसके अलावा भी चक्रा सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब अगर तुम नोटिस करोगे ना, जब हम लोग मेडिटेशन वाली स्टेट में बैठते हैं, तो हमारे हाथ जो है जिस तरीके से हम लोग आलती पालती लगाते हैं, खैर मेरे से तो लगती नहीं है लेकिन लगाते हैं, तो जो हमारा एल्बो होता है, एल्बो को समझ लो तुम, यानी तुम्हारी कोहनी है हाथ की। ठीक है, हाँ ये हो गई। अब दोनों हाथों की कोहनी हो गई। यहाँ से एक ट्रायंगल बनना शुरू करेगा, इन दोनों के बीच में वो जाएगा तुम्हारी नेवल तक, जो तुम्हारी नाभि है। ओके। दोनों एल्बोज से एक ना, ट्राइंग दोनों एल्बोज से। हाँ हाँ, दोनों एल्बोज से चलेगा, दोनों कनेक्ट होंगे आपस में एल्बो। फिर यहाँ से डायगनली, यानी जैसे डायमंड चलता है उल्टा, इस तरीके से वो चल के वो वहां पर जाके तीन चक्रास का सिस्टम एक ये क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर वो ये बोल, जो मुझे समझ में आया। हम्म। तो जो ये हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी एंटिटी है एंड उसका एक एनर्जी रे बॉडी कंपोजिशन बनता है, जो कि उसका एक तो प्राइमरी उसकी एनर्जी फील्ड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पर्सन बना रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक आदमी बनाया। एंड अब होता है क्या है कि जब दो एक एनर्जी फील्ड्स आपस में टकराती हैं तो वो एक अलग अलग लेवल्स पे इम्पैक्ट जोन्स क्रिएट करती हैं। अभी हमारी सटल एनर्जी साइंसेस पे प्लैनेट की हमारी रिसर्च नहीं चल रही जरा सी भी, लेकिन अगर चल रही होती तो हम इस चीज़ पे फोकस करते कि अर्थ की ऑरिक फील्ड्स और हमारी पर्सनल ऑरिक फील्ड्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस चीज़ के क्या रिजल्ट्स आ रहे होते। एंड ये यहाँ पे बन के आता है कि जो सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ क्रिस क्रॉसिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओरिएंटेशन, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओरिएंटेशन इसमें आता है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव है, अपर पोल एंड साउथ पोल नेगेटिव है। एंड प्लैनेट में ये पॉजिटिव पोल है एंड ये नेगेटिव पोल है, एंड नेगेटिव पोल की एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, पॉजिटिव पोल की एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है। एंड एक यहाँ पे अगर पर्सन पे देखा जाए तो यहाँ पे से मान लो एक नेगेटिव एनर्जी इंटरव्यून कर रही है, यहाँ से आपकी पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की साइड जा रही है। एंड जो इंटरट्वाइनेशन जिस हिसाब से पड़ती हैं वो एक सेकेंडरी लेवल पे, जैसे सेकेंडरी पॉइंट ऑफ द क्रिस क्रॉसिंग, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग ऑफ दिस पैरेलिंग एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एनर्जी सेंटर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एनर्जी सेंटर्स की क्रिस क्रॉसिंग वो सेवरल ऑफ द सेंटर्स पे रिवॉल्व करती है। तो जो जो सेंटर्स पे ये रिवॉल्व करती है क्रिस क्रॉसिंग एनर्जीज, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर है किस वाली एनर्जी रेस से पड़ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी से होते हुए। एंड जो भी एक असर पड़ रहा है, जो प्लानिटरी एनर्जी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो असर डाल रही है, तो वो क्रिस क्रॉस बनाती है। यहाँ पे जो क्रिस क्रॉस के जो पॉइंट्स बने हैं, तो ये हमारी कोनी से टच आ रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। यहाँ पे हाथ में बना दूं एक ऐसे करके,
ऐसे करके एल्बो। एल्बो पे टच आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं हाथ हम्म। बनाऊं तो एक यहाँ पे ऐसे ही करके बॉडी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये इस पे यहाँ पे बना रहा है एक तरीके से। तो इस चीज का एनर्जी साइंसेस में मेरा भी इतनी अच्छी मास्टरी नहीं है कि मैं प्लानिटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को और अपनी बॉडी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट कर पाऊँ। लेकिन जितना राह ने समझाया है उसके हिसाब से यहाँ पे ये बन रहा है कि जो क्रिस क्रॉसिंग हो रही है, जो जो अलग अलग सेंटर्स पे इंटरट्वाइनेशन हो रही है, तो जो येलो रे सेंटर होता है उसका सेकेंडरी एनर्जी सेंटर एल्बो में, नी में बनता है और घुटनों में बन रहा है। तो जो प्लानिटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आपस में उलझती हैं तो वो कुछ सेंटर्स पे कोरिलेट करती हैं। एंड जो येलो रे से कोरिलेट हो रहा है, यहाँ पे मैं येलो कलर कर दूं इसका, तो येलो के हिसाब से कोरिलेशन बन रहा है एक तरीके से, वो सेम लेवल पे क्रिएट हो रहा है वो। एंड सेम ये यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है कहीं। एंड द तो सटल वो एनर्जी। डायमंड बना रहा है। फिर इसके अंदर एक सेकंड, फिर इसके अंदर पता है एक चीज और होगी। उन्होंने वो है एल्बो और नी, दोनों चीजें हम्म बोली है हम्म ना हम्म उन्होंने। तो हम्म इसका हम्म मतलब अगर मैं एल्बो टू एल्बो का कनेक्शन करूं, मतलब एक लाइन एल्बो टू एल्बो ज्वाइन करूं, उसको लेके जाऊं मैं अपनी नेवल तक। हम्म। ठीक है, एक बार जरा करके देखना, एल्बो टू एल्बो एक लाइन खींचना, उसको लेके जाते हैं हम लोग नाभि तक। हम्म मतलब उसको, मतलब दोनों को ऊपर से कनेक्ट करना, एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा। फिर नी से एक चलना शुरू होगा जो ऊपर, हाँ, मरकबा बनेगा, करेक्ट, वो जाके आपका येलो चक्रा से जाके अटैच होगा। तो बेसिकली उसको वो कह रहे हैं कि एक एक सिस्टम ये भी है शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ वो तो डायमंड शेप बोला ऐसा है उन्होंने ना ना। जी, ये मुझे, मैंने भी ये हाँ। चक्रा का पढ़ रहा था। तो ये जो जब हाँ, डायमंड तीन, शेप उन्होंने बोला है ना, यही है, हाँ, फिर तो यही बनेगा। हम्म। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो अमन भाई? हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा सा, जो मैंने भी 2-3 दिन में पढ़ा है, उसमें क्या है कि जैसे ये बनता है तो ये नीचे सटल, जैसे हम कहते हैं ना, ग्रॉस, सटल और कैजुअल। तो जैसे ये डायमंड बनता है तो ये 3 चक्र से ये सटल बर्मान बनता है, वो ग्रॉस बनेगा। और हार्ट और थ्रोट वाले को मिलाओगे तो सटल बनेगा, और ऊपर के 2 को मिलाओगे तो कैजुअल बन जाएगा। हाँ अमन जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम करेक्ट है इस चीज में। लेकिन ये वाली चीज है, ये एकदम अलग चीज आ रही है, ये जो चीज हाँ, आ अब रही है। बस जो एक सेकंड। हाँ और जी अमन जी, इसमें जो जरूर नेगेटिव जरूर। पॉजिटिव में इधा पिंगला बनी, मतलब ये जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बोल रहे हो, आप साइड में लगा रहे हो। इसमें ये 2 नाड़ी वैसी चलती हैं, लेफ्ट में ईधा चल रही है, राइट में पिंगला चल रही है, बीच में सुषुम्ना जो बैलेंस करती है सारे चक्रों को। और ये क्रॉस कब करेगी? जब जब एक जो चक्र है हमारा ओपन होगा तो ही वो क्रॉस करेगी, नहीं तो वहीं रुक जाएगी। ईडो पिंगला तो अमन जी नाड़ी आ गई, ये तो आपका हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ये हिसाब से एनर्जी हाँ, है हालांकि। क्योंकि और एक बीच हाँ में हम्म भी है ना, एक सुषुम्ना, हाँ, सुषुम्ना 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 तो होती लगेगी। है। हाँ, वो कब लगेगी? जब वो बैलेंस होएगा तभी वो साथ पे चालू करेगा। और ये दो आपस में भी इंटरक्रॉस कब करेंगी? जब वो वाला पार्ट उसका खुला होगा, नहीं तो वहीं तक रुक जाएगी। मतलब फर्स्ट करो, हम्म मेरा तीसरा तक रुका है तो पहले पहले 3 पे क्रॉस करेगी, बस उसके बाद नहीं करेगी वो, और फिर सुषुम्ना नहीं बनती उससे। ये तो कुंडलिनी योग बता रहे हो आप यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा है जी, नाम आप कुछ भी कर दो, हम्म, लेकिन बेसिक में जैसे आप लोग मेटाफिजिक्स में कर रहे हो ना, तो हाँ हाँ। 2+2 तो 4 ही, कहीं भी कर लो वो तो वही बनना वो चाहिए तो ना। अमन जी एग्जैक्टली, वो तो तो सेम तो चीज है, बस मैं ऑब्वियसली उसको ओवरलैप तो थोड़ा है। सा अपनी इसमें जो पूरा ओवरलैप है। अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहा हूँ, आप मतलब जिससे कि ये सब मिलकर आप लोग जो बात करोगे तो कुछ उससे निकल कर आए, तो मतलब कुछ बन जाए, मतलब हाँ। ऑब्वियसली लास्ट ऑब्वियसली। में, लास्ट के पैराग्राफ में कुंडलिनी की ही बात करी है वैसे देखा हम्म। जाए तो। और सेंटर में जो सोलर प्लेक्सस है ना वो, और जो सेक्रल चक्र है, नाभि नेवल से एक बैलेंस बनता है और सारी ऊर्जा वहां पे इकट्ठा होके ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जैसे जैसे आई थिंक इंडिविजुअल से प्लानिटरी लेवल की ऊर्जाओं की सर्पिल आकार में बात करी है, राइट यहाँ पे। मेरा हाँ तो देखो सब बात ये है हाँ, ना नोट याद कर सारे। रहे हो हैं। गया। आ तो गया, इंगला एग्जैक्टली पिंगला आ गई इसमें। अब हाँ। देखो यहाँ पे जो चीज आ रही है, जो मतलब यहाँ पे डायमंड्स की बात करिए, मैं यहाँ पे अगर सेंटर हम्म। डालूं तो जो हम्म। हिंदी में जो नाम होता है येलो रे सेंटर का, उसको कहते हैं मणिपुरा। मणिगम, उसको जो हिंदी ट्रांसलेशन हाँ, होता सूर्य है नाड़ी उसको ही हाँ, बोलता है मणिपुरा वो। सिटी मणिपुरा ऑफ डायमंड्स कहते हैं उस चीज मणिपुर। को। द मणिपुर सिटी, करेक्ट मणिपुर द करेक्ट सिटी करेक्ट। ऑफ मणिपुरा। डायमंड्स कहते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ। तो जो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये उस चीज से कोरिलेट कर रही है। एंड इन द सटल बॉडीज अ स्लाइट स्पेसिंग फ्रॉम द फिजिकल व्हीकल एट द पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग डायमंड्स अबाउट एंटिटीज नेवल एरिया। हम्म। डायमंड्स अबाउट एंटिटीज नेवल एरिया, ये डिस्क्राइब कर रही है। यानी ये मणिपुरा का इन्होंने इंग्लिश में बता दिया है कि मणिपुरा है ये। हम्म। बिल्कुल नेवल एरिया पे एंड जो रहता हाँ, है। मैंने स्वादिष्ठान इट इज चक्र भी कनेक्टेड आएगा नो। ना नेवल एरिया हाँ, में। हम्म तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली वहां पर वही तो बोल रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली वहां पर एक मर्काबा टाइप का डायमंड जो ऊपर, हम्म। मतलब बेसिकली अगर आप मर्काबा को भी देखोगे
तो वो देखने में तो वैसे ही है ना, एक स्टार उल्टा एक स्टार सीधा। तो मतलब सैक्रेड ये ज्योमेट्री निकल गई यहाँ पे। एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल सीधा एक ट्राइंगल उल्टा, उसको अगर आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दोगे तो वो देखने में बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे मरकबा। तो उसी को कह रहे हैं, वो नाभि के अराउंड वो वहां पे बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ऊपर से तो स्पाइरल चलेगी चलेगी, लेकिन वो जो मणि बनती है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उस मणि की, वो इसी मरकबा टाइप की होगी, लेकिन होगी नेवल एरिया के अराउंड, यहाँ पे नाभि के हम्म। अराउंड। जो मुझे लग रहा है अभी तक पढ़ने में हम लोगों को, लग रहा है अभी तक जो पढ़ा है। हम्म। सैक्रेड ज्योमेट्री ऑब्वियसली लगेगी यहाँ पे, ऑब्वियसली लगेगी। एंड जो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि एनर्जी रे सेंटर्स के ऊपर से यहाँ पे, जहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है ना, ये जो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखो जो एनर्जी रे सेंटर्स हैं ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं होते, ये अर्थ में भी होते हैं। अपने प्लानट अर्थ में भी एनर्जी रे सेंटर्स होते हैं। बट वो चीज़ ज़्यादातर हमेशा ओवरलुक हो जाती है। तो जो अर्थ की जो एनर्जी यहाँ पे बात ये हो रही है कि दोनों जो एनर्जी रेज हैं वो इंटरट्वाइन करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एंड सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ द क्रिस क्रॉसिंग, सेकेंडरी और टर्शियरी जब क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी प्लैनेट का भी एक येलो रे एनर्जी होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर मैं यहाँ पे मैप करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटेंसिटी होगी। यहाँ से अगर मैं मैप करूँ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि बाहर की साइड से जाएंगी वो पर्पल रे की होंगी, एंड जो अंदर की साइड से जाएंगी वो आपका रेड रे की होंगी, एंड जो बीच की साइड की होंगी वो बाकी का स्पेक्ट्रम होगा। एंड वैसे ही ये हमारी बॉडी में जो अपना एनर्जी रे सेंटर्स होते हैं वो आपका यहाँ से लेके पर्पल होगा। एंड फिर ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे इनकी इंटरसेक्टिंग हो रही होगी अलग अलग पॉइंट से, वो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी यहाँ पे जैसे कि अपना कॉनी बताया है, नीज बताई हैं, तो ये शायद उनको कॉन्ट्राडिक्ट मारेगा। काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोरिलेट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। मैं भी इसके अंदर इतना डीप नहीं गया वैसे। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया, लाइक वन में एग्जामिन ईच ऑफ द एनर्जी सेंटर्स फॉर सच सेकेंडरी सेंटर्स, सम ऑफ योर पीपल वर्क विद दीज एनर्जी सेंटर्स, वी कॉल दिस एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर नाड़ी वाला जो होता है, एंड चाइनीज में जो मेरिडियंस के ऊपर जो काम करते हैं, ये सेम चीज है कि जो एनर्जी जो बॉडी में जो अपना एनर्जी फ्लो हो रहा होता है उस चीज को रीडायरेक्ट करना होता है। एंड जो कोनी और ये सब चीजें जो होती हैं, एंड यहाँ पे अगर हम मान लो जैसे एक्यूपंक्चर में सुई लगा दी यहाँ पे, एंड वो फिर अपनी बॉडी की एनर्जी डायरेक्शन फ्लो हो गया, एंड वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करती है प्लानिटरी एनर्जी के साथ उसी लेवल पे हीलिंग होती है बॉडी में। तो तो इन्होंने ये भी इसका बोला है यहाँ मतलब, पे। एक्यूपंक्चर की अगर यहाँ बात हो रही है, अगर मैं सोच के चलूँ, बस हम्म मेरे को पता नहीं आई एम करेक्ट और नॉट, बट हम्म अगर वो उनके उसको मिल जाए वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ जहाँ पे उसके चक्रास हैं, और उसको ये भी पता चल जाए ये मणि वाला जो है एल्बो से एल्बो और नाभि के अराउंड किस तरीके से बनेगा, और उन उन पॉइंट्स को ही वो प्रेस कर दे, तो हो सकता है कि उसके उस पर्टिकुलर उन सारे एनर्जी सेंटर्स को खोल दे, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके अंदर एनर्जी फ्लो है, वो बहुत अच्छा हम्म। डेवलप कर दे वहाँ पे। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, एक्यूपंचर की हीलिंग का काम ही यही होता है। एक्यूपंचर का यही काम होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, लाइक मोस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट्स एट प्रिसीजन इट फेल्स टू टेक इनटू द अकाउंट द यूनिक क्वालिटी ऑफ ईच क्रिएशन। अब होता क्या है कि साइंस क्या होती है ना, हर चीज को ना एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट में नापने की कोशिश करती है, लेकिन जिस हिसाब से हर पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है उस हिसाब से उसका एनर्जी स्ट्रक्चर भी टोटली अलग होता है, एंड एनर्जी स्ट्रक्चर बायोलॉजी से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, एंड उसके अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा होती हैं। तो इन्होंने यही बोलने की कोशिश करी है कि जो यूनिक क्वालिटी होती है हर क्रिएशन की, यानी हर एक माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की एक जो यूनिक क्वालिटीज होती हैं, उनको जो उनका जो अलग अलग जो प्लेसमेंट रहेगा एक्यूपंचर में, जैसे यूज करते हैं कि अलग अलग लेवल पे जहाँ पे ब्लॉकेजेस बनती है उसको प्रिसीजन से फाइंड आउट कर पाना, ये इट इज नॉट अ वर्क ऑफ साइंस, इट इज मोर लाइक अ वर्क ऑफ इंट्यूशन। उन्होंने ये चीज के बारे में यहाँ पे बात करी है। The most important concept to grasp about the energy field is that the lower or negative pole will draw energy from the universal energy itself। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डाउनवर्ड स्पायरलिंग और अपवर्ड स्पायरलिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे जैसे कि डाउनवर्ड स्पायरलिंग यहाँ से अप जाना स्टार्ट करती है, एंड जो कुंडलिनी योग में जो यहाँ पे अमन जी भी यहाँ पे रेफर कर रहे थे, नीचे से लेके ऊपर तक ही जाता है, एंड ऊपर कहीं प्रेशर होता है तो वहां से ब्लॉक हो जाती है, एंड फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड यहाँ पे एक अलग लेवल की एनर्जी आती है। Therefore, lower or negative pole will draw energy from universal energy itself। नेगेटिव पोल यूनिवर्सल एनर्जी से ड्रॉ करेगा,
The measure of an entity's level of ray energy is the locus wherein south pole energy has been met by the inner spiraling positive energy. तो जो कि इसका एंटिटी का लेवल ऑफ रिएक्टिविटी होगा, यानी इसका एक एवरेज एनर्जी लेवल निकलेगा जो किसी एंटिटी का, is the locus wherein the south pole energy has been met by the inner spiraling positive energy, where the south pole energy is met by the entity's inner spiraling positive energy. यानी जो स्पायरलिंग एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, शायद किसका क्वेश्चन था ये, लाइक मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी का, मीनाक्षी हाँ जी। जी, मीनाक्षी जी का। तो मीनाक्षी जी का जो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसके अंदर मैं इसका एक आंसर बताऊं यहाँ पे फाइनलाइज करके, तो यहाँ पे ये चीज आएगी कि जो यूनिवर्सल एनर्जी को नीचे से ऊपर खींचने की जो एनर्जी आती है, वो होती है आपकी इनर स्पायरलिंग पॉजिटिव एनर्जी। एंड जितनी एनर्जी इनर स्पायरलिंग पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है किसी भी एंटिटी में से, वो ही एक एंटिटी का मेजर होता है कि उसकी एनर्जी रिएक्टिविटी साउथ पोल से कितनी इनर स्पायरलिंग पॉजिटिव एनर्जी से मिली है, क्योंकि साउथ पोल हो गया नीचे से ऊपर की जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है, यानी नीचे से ऊपर का अपवर्ड एनर्जी हो गया, इसे अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी कहते हैं, इसे अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी, ये अपवर्ड डैंटियन, स्पायरलिंग एनर्जी। डैंटियन से कुछ रिलेशन है क्या इसका? लोअर डैंटियन, मिडिल डैंटियन, अपर डैंटियन? डैंटियन, डैंटियन क्या होता है, एक बार दोबारा रिफ्रेश करना। तुमसे ही सीखा था मैंने डैंटियन। डैंटियंस होता है, लोअर डैंटियंस होता है, फिर देयर इज लोअर बॉडी का वो लोअर डैंटियन होता है, फिर मिडिल बॉडी का मिडिल डैंटियन, देयर इज हायर डैंटियन, अपर डैंटियन लेवल्स। डेंटियंस एनर्जी रे सेंटर्स ही हैं, मतलब डोर मिडल एंड अपर जो डेंटियंस हैं, एनर्जी रे सेंटर्स ही हैं। एंड डेंटियन ट्री ऑफ सोच है लाइफ का ही है चीगोंग वो का, भी। चीगोंग का है ना कॉन्सेप्ट वाला शायद। नहीं, मुझे लगता है वो ट्री ऑफ लाइफ का ही है, ट्री जितना ऑफ मुझे लाइफ में पता। नहीं है डेंटियंस, ये नहीं है। चाइनीज फिलोसफी का है, चाइनीज मेडिसिन का है, ये चीगोंग का है, चीगोंग एंड ताइची का है। एंड उसके अंदर जो मिडल डेंटियन हर्ट रे होता है, अपर डेंटियन इंटेलेक्ट वाला होता है इंडिगो रे, एंड लोअर डेंटियन होता है अपना जो ये येलो रे होता है। लोअर थ्री, ओके। तो ये होता है उसके अंदर, तो शायद ये जो इन्होंने जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बताया है, इन्होंने शायद इन तीनों के ऊपर यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। ये मिडल डेंटियंस, ये जो थ्री डेंटियंस हैं, ये उन्हीं से कोरिलेट कर रहा है, अपर मिडल एंड लोअर। लोअर आ गया लोअर थ्री सेंटर्स, सेकेंडरी वाला आ गया अपना ग्रीन रे, एंड प्राइमरी आ गया अपना इंडिगो। दिस नो इज नो नो, व्हाट आई आई। डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। प्राइमरी एनर्जी सेंटर जो मिडिल में है, तो सेवन चक्रास है, दैट इज प्राइमरी एनर्जी सेंटर। फिर एग्जैक्टली सेकेंडरी अलग एग्जैक्टली हो गया। एग्जैक्टली, सेकेंडरी मुझे लगता है जो सीरियसली। नीज में है, जो एल्बो में है, हाँ, जो हाथ में है, दैट कुड बी द टर्शरी, जो यहाँ पे पाम में प्राइमरी होता ये है। आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये प्राइमरी ये चक्रा का वाले आ नॉलेज गए, मुझे नहीं है। अभी प्राइमरी तो ये आ मेरे गए, ख्याल में सही कह रहे हो। टर्शरी की बात ये तो खैर सेकेंडरी इन्होंने है। की नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो क्लियर हो रहा है कि प्राइमरी एनर्जी सेंटर्स तो बता दिया जैसे अभी बात कर रहे हैं हम लोग, और सेकेंडरी उन्होंने बता दिया वो मर्कबा टाइप का बनेगा, और उसके बाद अभी टर्शरी क्या है पता नहीं, देखते हैं आगे टर्शियरी में क्या अब कुछ है। दिखाता हूँ एक बारी, क्या मैं फोटो निकालता हूँ, ये रही फोटो। टर्शियरी एनर्जी सेंटर्स आएंगे ये, अरे वो ज्यादा बड़ी काम नहीं इंद्रियां अभी। हो गई ना, टर्सरी आपकी काम इंद्रिया, जो पैर हाथ चलने वाला, जो योग्यता देता है रज को चलाने में, तो वो हो गई टर्सरी। मेरिडियंस होते कामेंद्रिया, हैं कामेंद्रिया, टर्शियरी। आप उसमें सर्च करो टर्सरी कामेंद्रिया कर देखो। काम इंद्री नहीं है वैसे, ये वाली ये इंद्रियां होती हैं जो कि आपका, जैसे कि जो नाड़ियां होती है ना, वैसा है ये। तो ये जो बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, ये मेरिडियंस होंगे टर्शियरी एनर्जी सेंटर्स, बॉडी में जो एनर्जी चैनल्स होते हैं जो कि फ्लो होते हैं, एंड यहाँ पे कलर्स के कोड्स के हिसाब से भी शो कर रखा है इन्होंने। लंग मेरिडियन, इंटेस्टाइन मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, एंड इसी के बेसिस पे एक्यूपंक्चर सारा होता है। इसके लिए टर्शियरी कोई सेंटर्स ही पढ़ना होगा। पड़ेगा, ये स्पेशलिस्ट एनर्जी होता ना हमारे सेंटर्स बीच पढ़ना में, अभी पड़ेगा। अभी क्या? हमारे बीच में कोई एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट होता ना, वो और बेटर बता पाता हमको। हाँ, आ, सीरियसली एनर्जी वेरी सेंटर। ट्रू। इसके अंदर बहुत डेप्थ है, एक्यूपंक्चर वालों को भी ना ऊपर ऊपर से पता होती है, एक जो अपर्णा मान जी लो को जो शायद पता हो, अभी अपर्णा जी चाइनीज ने कहा ट्रेडिशन। था ना हाँ, उनकी मेरे फैमिली। हस्बैंड नहीं है अभी, वो क्लिनिक में ही है, लेकिन कितना कोइंसिडेंस कि आज ही मैं हम लोगों ने ऐसे बोला ये टॉपिक पे, और अच्छा ये अच्छा आप अच्छा अच्छा। डिस्कस कर रहे हो। अरुणा जी, आपके लिए होमवर्क, आप अपने हस्बैंड से हाँ, पूछिए, ये हाँ, है मैं क्या है उनको प्राइमरी आप सेकेंडरी यहाँ पे टर्शियरी? लर्न टीचिंग करवाओ आप। हाँ, आप पक्का। सिखाओ अब आप सिखवाओ हमें। हमें, यहाँ पे हम हीलर्स बनेंगे सारे। प्राइमरी सेंटर्स ये हो गए मेन वाले।
सेकेंडरी जैसे कि जो कोहनी, घुटने, हाथों में, एंड अलग अलग बॉडी के रीजन्स में, जैसे शोल्डर्स में जो जो जॉइंट्स वगैरह मतलब जो निकल के आएगा, अभी शायद इस पे और रिसर्च करनी होगी और पता चल जाएगा। एंड फिर टर्शियरी अपना ये आ गया, बॉडी मेरिडियंस। ओके। तो क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन वैसे उनका कुछ इस और था, वो कॉन्सेप्ट कहते से मतलब कि अपने को मिला क्या, मतलब जैसे उनका ये चीज क्वेश्चन अपने था सुन कि ली। उनका क्वेश्चन ये था कि साउथ पोल एनर्जी क्वेश्चन है मेरा वो ये कॉस्मिक है एनर्जी है। हाँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो साउथ पोल की एनर्जी है वो कॉस्मिक बाहर से आती है कि वो रूट चक्र की एनर्जी है, और जो इनर स्पाइरलिंग एनर्जी है वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सी इन दोनों में कॉस्मिक से कौन एनर्जी। सी कॉस्मिक एनर्जी है। हम्म। ओके ओके ओके। तो जो इनर स्पायरलिंग एनर्जी है वो कॉस्मिक एनर्जी नहीं होती। इनर स्पायरलिंग एनर्जी आपकी कॉस्मिक एनर्जी को वो चैनल करने की अपनी एनर्जी है। एनर्जी, हाँ, अपने कि बीइंग आप, की एनर्जी। हाँ 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 हाँ, कि आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर से किस प्रकार से आप खींचते हो उस चीज को। जैसे कि आप स्ट्रॉ से जो जूस खींचते हो ना, आपकी जितनी तेज आपका सकिंग पावर होगा हाँ, तो उतना ज्यादा आपका जूस अंदर हमारे लोगे आप। चक्कर से एनर्जी आ रही है वो कॉस्मिक एनर्जी है ना, हाँ हाँ, जो हमारे अंदर साउथ पोल एनर्जी फ्लो वाली। होती है, आध्यात्मिक हाँ, एनर्जी बोलेंगे इस चीज को, स्पिरिचुअल एनर्जी होगी ये, आपका जो एनर्जी सेंटर्स में फ्लो होती है। एंड जो उसी को आपका एनर्जी, कुंडलिनी होती है कि कुंडलिनी कुछ और है। कुंडलिनी यही है, एकदम यही चीज है हाँ, तो कुंडलिनी, ये जो साउथ एग्जैक्ट पोल सेम चीज की है। एनर्जी आ रही है वो कुंडलिनी एनर्जी है। कुंडलिनी एनर्जी है, एग्जैक्टली वो कुंडलिनी एनर्जी है। एंड जो और कुंडलिनी उसको जो पुल योगा करता है होता है, इनर इनर स्पाइरलिंग एनर्जी, उसको पुल करता है। हाँ, जैसे कि जो हमारा कुंडलिनी योग में काम ही यही होता है कि हम इनर स्पायरलिंग पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारा जो नीचे से लेके ऊपर तक का सेंट्रल चैनल से एनर्जी फ्लो फुल ऊपर तक आ जाता है। एंड सिर्फ और सिर्फ फ्लो नहीं आता, उसमें अनब्लॉकिंग भी करनी होती है बीच बीच में, जिन जिन सेंटर्स में ब्लॉकेज होती है उन्हें अनब्लॉक करना होता है और अपनी एनर्जी बढ़ानी होती है, इनर जहाँ स्पायरलिंग तक पॉजिटिव एनर्जी। जहाँ तक अपना चक्रास खुला रहता है वहां तक वो साउथ पोल की एनर्जी जाती है। हाँ, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लो होती है वो। वहाँ पे नहीं जाएगी ना, हम्म। फिर वो पर उसके ब्लॉकेज ऊपर नहीं खोलना जाएगी। पड़ता है। बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मिक एनर्जी नॉर्थ पोल से नहीं आएगी, ग्राउंड से नहीं आएगी कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी ग्राउंड से मतलब अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी है कि हम कॉस्मिक एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो एक रचयिता को सीख करने की जो शक्ति होती है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रचयिता, एक एवोल्यूशन की एनर्जी होती है। एंड नहीं, जो लेकिन जो कॉस्मिक डाउनवर्ड एनर्जी एनर्जी, आती है वो कहाँ से आती कॉस्मिक एनर्जी, एक तो कॉस्मिक एनर्जी आएगी जो कि हमको सेंट्रल हमको सन एक से नहीं आती वो? एक तो इमिनेंस एनर्जी होती है सेंट्रल सन से, तो सेंट्रल सन भी कॉस्मिक एनर्जी से ही चल रहा है देखा जाए तो यहाँ पे जो चीज आता है कि जो अब ऊपर से नीचे की जो एनर्जी जाती है ना, वो हमारी बॉडी को हील करती है, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखती है, उसे इमिनेंस एनर्जी कहते हैं। एंड इसी इसको जो वाली एनर्जी होती है नीचे से ऊपर की जो एक एनर्जी होती है, ये इरोस की एनर्जी होती है। तो दो टाइप की एनर्जी होती है, अपवर्ड स्पायरलिंग और डाउनवर्ड स्पायरलिंग। डाउनवर्ड स्पायरलिंग से हीलिंग होती है, जो कि हम इंडिगोरे को एक्सेस करते हैं हायर सेंटर से एंड उसको हम एप्लीकेशन पे लाते हैं। एंड डाउनवर्ड से जो अपवर्ड वाली एनर्जी होती है, ये होती है एवोल्यूशनरी एनर्जी। ये हम नीचे से ऊपर हम इस चीज को अनलॉक करते हैं। एंड कॉस्मिक एनर्जीज हर किसी के अंदर ऑलवेज ही होती है, बस उसका हमारे पास एक्सेस नहीं होता, वो चीज हमारे फ्लो में नहीं आ रही होती। एंड उस चीज का हम नीचे से फ्लो एक्टिवेट करते हैं, मतलब फ्लो तो उसका ऑलरेडी है ही। कॉस्मिक एनर्जी भी क्या है, ऊपर से ही तो नीचे फ्लो हो रहा है, ये पूरा है तो सेंट्रल चैनल नीचे से फ्लो हो रहा है ये साइकिल पूरी। चाहे इसको टेक्नोलॉजी के आप टर्म्स में ना ऐसे करके फ्लो मेरे को करवा जो लो, चाहे आप ऐसे करके फ्लो करवा लो, से ऊपर से नीचे है, ये साइकिल में ही फ्लो हो रहा है। एंड उसका पॉजिटिव हो टेक्नोलॉजी के गया टर्म्स में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जैसे नीचे से डेटा ऊपर फ्लो कर रहा है, और जो तुम्हारा इंडिगो रे है, मतलब जो तुम्हारा तीसरी आंख कह लो, पीनियल ग्लैंड कह लो, जो भी कह लो, वहां से डेटा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होके वो जो नीचे डाउनवर्ड वाली जो तुम्हारी स्पाइरल है, वो उसको एप्लीकेशन में लेके आ रही है। एप्लीकेशन में मतलब वो उसका यूज करने के लिए, उसका उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर, उस तरीके से समझ, मतलब मुझे तो टेक्नोलॉजी में काम ऐसे ही समझ में आ रही है, बाकी जरूरी नहीं सबको वैसे। तो अपवर्ड और लेकिन मेरे को डाउनवर्ड इसमें स्पायरलिंग सेम ही है इसका मतलब, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। एंड अपवर्ड स्पायरलिंग है जो साइकिल इसमें इस तरफ से चल रही है कि नीचे रेड रे से लेके वॉयलेट रे, एंड वॉयलेट रे की एनर्जी देन इट आल्सो रिएक्टिवेट्स द रेड रे एंड दैट वे। एंड डाउनवर्ड स्पायरलिंग में यहाँ से रेड रे से ऊपर जा रही है कि यार इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ देन एक नीचे से पूरा फ्लो बन के आ रहा है, देन इट अगेन ऊपर से जाता है, देन इट गोस थ्रू द एनर्जी रे सेंटर्स।
तो एनर्जी की डायरेक्शन अलग है, एंड मेन इसका जो कंडक्टर है, मेन यहाँ पे फंक्शन है इस कंडक्टर का, जो कि हमारा सेंट्रल चैनल है। दिस इज व्हाट रेगुलेट्स द एनर्जी। एंड अगर ये हमारा बैलेंस है, ये एफिकेशियस है, और इसमें हमारे में डिस्टॉर्शन या इम्बैलेंसेस नहीं है, ब्लॉकेजेस नहीं है, तो हम दोनों साइड की एनर्जीज में हम स्पाइरल कर सकते हैं। एंड यही एक काम है जो हीलर, मैजिकल पर्सनालिटी, क्रिस्टलिन एंटिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे आके मिलते हैं। So और basically जैसे what इसमें you're saying बोला is, और जैसे इसमें बोला कि ये जो ऊपर की एनर्जी और नीचे की एनर्जी जहाँ एक दूसरे को काटती है, तो वो हम्म मल्टीपल जगह काटती है कि एक ही जगह काटती है? मतलब जहाँ जहाँ तक मेरे चक्र सपोज ब्लॉक्ड है, मतलब खुले हुए हैं, वहां तक मेरी साउथ पोल की एनर्जी गई ऊपर, तो वो वहां पे हम्म काटेगी कि वो कई जगह काटेगी? जो क्रिस क्रॉसिंग नहीं वाली नहीं, एनर्जी होती वो है। चक्रास के अराउंड होते हुए आएगी। वो हाँ। चक्रास आपका जो चक्र है उसके हम्म अराउंड होते अच्छा, हुए आएगी, अराउंड होके दो चक्रास के बीच में काटेगी एक दूसरे को। तो वो मल्टीपल जगह पे काटेगी कि वो जहाँ पे मल्टीपल कटेगी, मेरी मल्टीपल एनर्जी कटेगी। पहुंची है वहां पे? मल्टीपल मल्टीपल, हाँ मल्टीपल जगह। जो देखो बात ये हो रही है कि एक नॉर्मल एनर्जी जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी काट रही है, वहां पे अपने सेंट्रल एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। ये जो सेंट्रल सारे एनर्जी सेंटर्स बने हैं, ये इसी वजह से बने हैं, जो क्रिस क्रॉसिंग हुई है हमारी एनर्जी और प्लानिटरी और फिर सबके बीच में। ये हो गया अपना प्राइमरी सेंटर्स। एंड फिर जो सेकेंडरी लेवल पे जो काटती है, वो हमारे सेकेंडरी सेंटर्स बनते हैं, जैसे कोनी, घुटने, एंड फिर अपने हाथ पाम्स के एरिया बनते हैं। एंड फिर यहाँ पे और जो अलग जोन्स बनते हैं, जैसे शोल्डर्स वगैरह हो गए। तो ये सारे जोन्स होते हैं, ये सेकेंडरी एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एक एनर्जी फील्ड जहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे कॉन्ट्राडिक्ट मारती हैं। एंड फिर टर्शरी लेवल पे, यानी जो वीक वाली लाइंस होती हैं हमारी बॉडी एनर्जी फील्ड की एंड प्लानिटरी एनर्जी बॉडी फील्ड की, वो जो यहाँ पे वीक वाली लाइंस जहाँ पे काटती हैं, वहां पे टर्शरी एनर्जी फील्ड बनती है, वो ऐसी वाली बॉडी मेरिडियंस वाली। तो तो एक ये वाली क्रिस करेक्शन है क्रॉसिंग मेरे इस तरीके से पॉइंट, होती है। एक मेरे पॉइंट में एक हम्म करेक्शन है। ये चक्रास के दो चक्रास के बीच में नहीं काटती है, ये चक्रा जो होगा आपका उसके सेंटर में काटेगी। एग्जैक्टली, सेंटर में ही काटती है, बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल कटेगी। सही। अदरवाइज एग्जैक्टली। चक्रा, अदरवाइज अगर चक्रा के अराउंड हुई तो ये चक्रा को ब्लॉक कर देगी। एंड वो हाँ ब्लॉकेज तो होती इस वजह वो से ब्लॉक क्योंकि वो करेगी अराउंड से क्योंकि जा रहा होता क्योंकि है। ओरियन में यही होता है ना क्योंकि जी, ओरियन इसको, में वो ऊपर काटती है, ओरियंस के ऊपर काटती है और सर्विस टू अदर्स वाले के बीच में काटती है। हाँ, अब इसमें इसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे साइकिल का हमारा वो होता है ना, पेडल होता है। पेडल देखो, अगर उसकी मतलब जैसे नॉर्मल, अगर जैसे साइकिल का पेडल चलाते तो भाई चक्कर एक साइड में ही घूमता रहता है। बट यहाँ पे दो तरीके की ऊर्जाएं चल रही हैं, एक नीचे से ऊपर चल रही है और एक ऊपर से नीचे चल रही है। तो जो नीचे से ऊपर वाली चल रही है और ऊपर से नीचे वाली दोनों बराबर अगर उसके अंदर आ गई, मतलब इक्वल एनर्जी के अंदर आ गई, तो चक्रा के अंदर वहीं पे ब्लॉकेज आ जाएगी। अगर उसको बाहर से अगर उसने मूवमेंट की तो, अगर वो सेंटर में मूवमेंट कर रही है तो वो धीरे 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 बैलेंस करके सेंटर में आना शुरू करेगी, बाहर से अंदर की तरफ। वो चक्र के सेंटर में से काटेगी फिर, जो एक बैलेंस पर्सनालिटी होगा उसके अंदर। लेकिन जो मतलब जो अनबैलेंस्ड होगा, या फिर कह लो कि जिसको ब्लॉकेजेस का पता है, या उसको पता है कि भाई इस तरीके से ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी बाहर से काटेगी ताकि वो चक्रा के अंदर मूवमेंट ही ना हो पाए, वो ब्लॉक हो जाए। सेम इंटेंसिटी से अगर एनर्जी चलेंगी तो कोई भी पेडल जो है वो घूम नहीं पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा वो। इट्स लाइक कि दोनों तरफ से रस्सियां खिंच रही हैं और बीच में एक चक्र है और वो मूव नहीं कर पा रहे, और इंटेंसिटी दोनों तरफ से बराबर लग रही है। ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, व्हाइट बोर्ड पे होता तो ढंग से समझाता, मतलब बताता अपना पॉइंट। तो बेसिकली कॉस्मिक एनर्जीज नॉर्थ और साउथ पोल दोनों से आ रही है और फिर वो आके एक जगह पे मिलती है। एंड वो जो गुच्छा बनता है एनर्जीज का, जो नेक्सस बनता है, वो एनर्जी सेंटर्स बनाते हैं। हाँ इट इज एग्जैक्टली बेसिकली, बिल्कुल। एक्चुअली हमारा हम्म। नर्वस न्यूरोलॉजी में ना, मैंने जो न्यूरोलॉजी में सिखा है उसमें भी नर्वस प्लेक्सस ऐसे ही बनते हैं। सारे नर्व्स जहाँ पे एक जगह पे आके इकट्ठा होकर साइनेप्सेस बनाते हैं हाँ ना, दैट बिकम्स अ बिल्कुल बिल्कुल। प्लेक्सिस। इसीलिए उसको सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एग्जैक्टली। नर्व्स एक साथ आके गुच्छा बनाया है उन्होंने। सो इट इज सो हम्म कोरिलेटिंग टू इवन ह्यूमन एनाटॉमी। बहुत कोरिलेटिंग है, मतलब यह तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ही, रचयिता अपने आप में बहुत हाँ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। हमने अपने आप को समझ लिया, हमने ब्रह्मांड को समझ हाँ, लिया। सीरियसली सीरियसली। ओवरलैपिंग और कॉन्सेप्ट उनका है पूरा। सूर्य नाड़ी से भी वो है कि जो मणिपुर चक्र है ना उसका, सो एनर्जी का मतलब वहीं पे ही वो क्या बोलते हैं नेक्सस बनता है। हाँ, पर मुझे सोलर मणिपुर। प्लेक्स क्वेश्चन है चक्रा इसके के अकॉर्डिंग आफ्टर मणिपुर मीनाक्षी चक्रा जी। के चारों ओर है ना वॉइड होता है। जैसे ब्रह्मांड अच्छा। में वॉइड है, वैसे हम्म वहां उसके चारों साइड वॉइड होता है, जिसको हम्म। भवसागर बोलते हैं। ओके। भवसागर।
void. Oh, okay. हम इसीलिए लोग का भाई मणिपुर आज नाम तो है, इस नहीं एक तो क्वेश्चन सेक्टर्स ने, तो बेकार आज में। तो आज तो इस एक क्वेश्चन नहीं कर दिया सबको बराबर। अच्छा था, सारा अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ सारा सीरियसली। सेशन एक ही क्वेश्चन पे निकल गया पूरा। नहीं, पर मुझे ये अच्छा पूछना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें लिखा है लर्न ना, टीचिंग हुई है, हाँ बराबर लर्न टीचिंग हुई है। क्या इसमें आगे मालूम। हाँ। लिखा है कि हाइट ऑफ कुंडलिनी, हाइट ऑफ हम्म। सर्पेंट कहाँ तक पहुंचता है, ये मालूम पड़ता है जहाँ पे दोनों एनर्जीज मिलती है। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये मतलब एक जगह ही होता है कि मल्टीपल जगह होती है। नहीं, ऊपर जाके वहां पे मिलेगा ना, आपका पीनियल ग्लैंड पे जाके मिलेगा ना। इसमें उसको बोल लिखा रहे है हो, कुछ वहां हाइट पे ऑफ कुंडलिनी सर्पेंट, होगी। पढ़ना पड़ेगा मुझे। नहीं, क्या, उन्होंने कहाँ पे है ये? उन्होंने मैसेज ये पूछ कुंडलिनी रही का हैं कि लास्ट वो जो पैराग्राफ हर में है। एक चक्र से कटेगा या नहीं कटेगा, वो ये पूछ रही है। मीनाक्षी जी का क्वेश्चन ये है कि वो हर चक्र से काटती भी ऊपर जाएगी या नहीं हाँ हाँ, जाएगी। हर चक्र के वो सेंटर से होते हुए हर जाएगी ना। सेंटर से काटेगी। तो हाँ। इसमें लिखा है ना कि हाइट ऑफ सर्पेंट कैसे मालूम पड़ेगा, आगे कुछ कौन से लिखा हो। क्वेश्चन में है? कौन से सेम क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में में लास्ट पैराग्राफ, 49.5? हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। उसमें कुंडलिनी की बात करी है, मैंने बोला था ना। वाह, हाँ। हाइट ऑफ सर्पेंट कहाँ पर है? तो मैं सर्च ही कर देती हूँ। 49.6 में है क्या? पढ़ के बताओ ना। हाँ, पढ़ के बताओ। हाँ, हाँ, 49.6 का क्वेश्चन है, आंसर ये लास्ट पैराग्राफ। हाँ, हाँ, हाँ। Where these energies meet is where the serpent will have achieved its height. When this uncoiled energy approaches universal love and radiant being, the entity is in a state whereby the harvestability of the entity comes nigh. हाँ हम्म। ठीक है ना, जाके पीनियल ग्लैंड पे मिलेगी, वहीं पर जाके तो होगा ही सारा कुछ। फीमेल नहीं, तब जाके उसकी इधर क्राउन जो क्राउन क्राउन पे क्राउन। तो हाँ एग्जैक्टली, क्राउन वही पे तो जाके मीट हार्वेस्टेबिलिटी करेगी। का ग्रेड यही तो दिखता है, हाँ, क्राउन पे ग्रेड तो यहीं दिखता है। दिखेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ग्रेड यहीं दिखेगा। Where these energies meet is where the serpent will have achieved its height. तो मतलब ये क्राउन तक कैसे जाएगा, मतलब जहां तक मेरा सरपेंट पहुंचा है, जो कुंडलिनी पहुंची है, उसका हाइट बताएगा ना, जहाँ ये दो सर्पेंट की हाइट एनर्जी। भी है, साथ में आपका इनर स्पायरलिंग एनर्जी है ना, मेन चीज तो आपका जो इनर स्पायरलिंग एनर्जी होता है वो आपका मेट्रिक होता है कि एंटिटी की एनर्जी रेस कितनी ज्यादा पोलराइज्ड है। एंड जितना आपका एनर्जी रेस एंटिटीज की पोलराइज है, जब वो आपका इंडिगो रे तक पहुंच रखा है, एंड वो जो क्राउन रे तक पहुंचना, तो एक तरीके से वो आपका ज्यादा उसमें फिर वो नहीं आता, इसमें रास्ता मुश्किल नहीं आता। क्योंकि जो एक तरीके से क्राउन हेड पे क्या है कि एंटिटीज पोटेंशियल ये गॉड आ रहा है यहाँ पे। तो जो हमने एनर्जी थी जो कॉयल हो रखी थी, जो पोटेंशिएटेड एनर्जी कॉयल हो रखी थी, हमने इंडिगो रे तक पहुंचते पहुंचते हमने अनकॉयल कर दी। एंड वॉयलेट रे फिर हमारे पास अवेलेबल आ गया। हम्म। तो जो इनर स्पाइरलिंग एनर्जी है वो मेरे खुद के बिंग की एनर्जी है, हाँ, वो वो आपके पॉसिबल बिंग की एनर्जी है। है। हाँ, ठीक है। एंड कुंडलिनी का सारा काम आपका इसी एनर्जी पे होता है, स्पायरलिंग एनर्जी के ऊपर होता है सारा, रेगुलेट करने के ऊपर। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पायरलिंग एनर्जीज को आप कैसे इंटेंसिफाई करते हो। और जो साउथ पोल की एनर्जी आ रही है वो भी स्पाइरलिंग आ रही है कि वो स्ट्रेट है? साउथ पोल की एनर्जी तो स्टैटिक एनर्जी है, वो तो पूल ऑफ वो एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी का। वो उसमें से स्ट्रेट आ खींचने की रही है ना? क्षमता है। वो कहीं से नहीं आ रही, वो रखी हुई है, सबके लिए बराबर रखी हुई है। हाँ, मीन्स मेरी कुंडलिनी की एनर्जी ना। हाँ, वो रखी हुई है। उसको उठाने की शक्ति आपका आपका इनर स्पाइरलिंग एनर्जी होता है। वो हमारी एनर्जी होती है। वो हमारी खुद की हाँ, एनर्जी होती है, वो यूनिक, हमारा यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है। गैरी ने इसका क्वेश्चन पूछा था, उसके नेक्स्ट में उसने ये शायद ये बोला था कि ये जो इनर स्पायरिंग एनर्जी है वो हमारे स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होती एग्जैक्टली, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, से रिलेटेड हमारा होती है। आप स्पिरिट डिसिप्लिन ऑफ हमारा स्पिरिट कॉम्प्लेक्स देखो, हाँ, सेशन 5 में आपका सेम चीज बता रखा है उसने, द प्रैक्टिस ऑफ फायर एंड वाटर वाला शायद। फायर एंड फायर विंड। एंड विंड। वो जो मैंने रिसेंटली एक शेयर किया था ना, उसमें ये सब लिखा हुआ था, गैरी वाला जो अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक नाइस। चैनल शेयर की थी। हम्म,
उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। काफी तुम्हें भी कॉम्प्लेक्स है यही ये करना चीज है। पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैंने भी खूब दिमाग लगाया चीजें समझने में, ये वाला। चलो ठीक है, अभी कोई और क्वेश्चन ले सकते हैं। हो गया मेरा थोड़ा बहुत जो डाउट था क्लियर हुआ। यहाँ हम सब नाइस। में डाउट आ गए, अब आपके डाउट के चक्कर में हम सबको तो रिसर्च करनी पढ़ो ना, पड़ेगी अब। जाओ पढ़ो क्या तो क्या पता चीजें। चलेगा। सच में इस पे और डीप जाना पड़ेगा अभी। टर्शियरी एनर्जी सेंटर्स अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंड कुंडलिनी योग तो बहुत ज्यादा अपने आप में ही बहुत बड़ा डोमेन है। तो इसमें ईशान जी जो मतलब अभी मतलब जो पूरी 1.5 घंटे चर्चा चली है उस पे ये ही कंक्लूजन निकला कि जो चक्र बैलेंस होगा वो 20 से काटेगी, और जो चीज बैलेंस नहीं होगी उसको नेगेटिव वाली बाईपास करके काटेगी। यही इसमें डिस्कशन में निकला ना। अब बाईपास तो बाईपास क्या बोलेंगे उस चीज को, देखा जाए तो जो बाईपास और बीच से काटना इम्बैलेंस है वो, देखा जाए तो वो जो नहीं, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस तो नेचुरली हाँ, हो ही सकता है ना किसी में भी, लेकिन नेचुरली काटना पड़ेगा अगर उसको सर्किट पूरा करना है तो। सर्किट पूरा करना है, इसके तरीके अलग अलग हैं। अब इसका एक ही तरीका नहीं है, लाइक सिर्फ एनर्जी वर्क के साथ काम करना। लाइक माइंड कॉम्प्लेक्स बॉडी कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने के बाद स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे वर्क करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर डायरेक्टली एनर्जी, जो कुंडलिनी योग क्या करता है ना, वो डायरेक्टली एनर्जी वर्क पे काम करता है। एंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुंडलिनी योग को इफेक्टिवली करने की, वो पहले माइंड कॉम्प्लेक्स और बॉडी कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने की, फिर जाके एनर्जी वर्क्स के साथ काम करने के ऊपर है। एंड फिर उसके अंदर फिर हमारी एनर्जी रिसेप्टिविटी अच्छी बनती है कि लाइक हमको पता चल रहा है कि यार मेरे को माइंड से मैं रिसेप्टिव हूँ एंड बॉडी से मैं सेंसिटिव हूँ। कि मेरे को पता है कि यार मेरी में बॉडी एनर्जी कौन सी फ्लो रही है, एंड ये जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ ये कौन सी वाइब्रेशन की एनर्जी है, एंड फिर ये कहाँ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कहाँ से इसमें गैप है। एंड फिर उस चीज को बैलेंस करना, एक मैजिकल पर्सनालिटी, एक तरीके से बोला जाए तो मैजिकल पर्सनालिटी तभी आपकी एक्टिवेट होती है। एंड मैजिकल पर्सनालिटी का ही काम है ये जो कुंडलिनी योग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो करेक्ट मैजिकल है। पर्सनालिटी के साथ ही कर सकते हैं इस चीज को, बिना मैजिकल पर्सनालिटी के करोगे तो पता चल रहा है डिस्टॉर्शंस और बढ़ गई बैलेंस क्रिएट करने की जगह। यही हायरार्की राणे भी सिखाई थी। पहले मेंटल डिसिप्लिन दिए हैं, फिर बॉडी के डिसिप्लिन दिए, और तब जाके उन्होंने एनर्जी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दिए हैं। तो जो पॉजिटिव एंटिटी है वो इस तरह से इस हायरार्की से काम करता है। अब नेगेटिव हम्म। नेगेटिव वालों का किस तरह से वो कुंडलिनी जागरण करता है वो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आप जो बोल नेगेटिव रहे हो वाले वो डायरेक्ट स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं एंड वो बाईपास मारते हैं ग्रीन रे को। हाँ, ग्रीन रे को बाईपास, हाँ, तो इतना ग्रीन रे पता है बाईपास मुझे, ग्रीन मारते रे को बाईपास हैं। उनका स्ट्रॉन्ग कैसे येलो रे करते हो। होता है, और फिर वो येलो लोग स्ट्रांग हार्ट होता है। हार्ट को बाईपास करके सीधे थ्रोट के थ्रू ऊपर जाते वो हार्ट से स्प्रिंग बोर्ड करते हैं ग्रीन से की जगह। वो एनाटॉमी में कैसा दिखता होगा अगर हम एनर्जी सेंटर्स के थ्रू देखें तो, मतलब ग्रीन रे को बाईपास कैसे कर रही होगी वो एनर्जी। ग्रीन रे का देखो दो 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 टाइप की, अरे जो मेरी सेंटर से नहीं अंडरस्टैंडिंग है गई ना, ग्रीन रे की। साइड साइड से घूम गई, उसके सेंटर से नहीं गई। साइड से। ग्रीन रे का जो वो सेंटर गली है उसके वो साइड गली में में सेंटर गई में। रे। हाँ हाँ, उसको उसको बाईपास ही करके बाईपास और फिर बोलेंगे ना। बाकी के ऊपर के जितने भी है ना, उनके सेंटर से होते हुए फिर कुंडलिनी पे गई है, यानी हार्ट को उसने ब्लॉक कर दिया वहां। मैं इसको अगर एस्ट्रोफिजिक्स के नजरिए से बताऊं, तो आप सूरज को देखोगे ना, सूरज आपका रोशनी बाहर फेंकता है, सबको रोशनी प्रकाश करता है एंड उसकी रोशनी सबके पास आती है। तो वो आपका, अब मैं बोल रहा हूँ एक हेल्दी ग्रीन रे है कि वो रोशनी सबको फेंक रहा है, प्यार की रोशनी सबके पास जा रही है उसकी। एंड जो आपका एक नेगेटिव एंटिटी है जिसने ग्रीन रे बाईपास करा है, वो उसका उल्टा करता है, वो रोशनी देता नहीं है, रोशनी खींचता खींचता है, है। तो वो ब्लैक होल है एक खींचता है। तरीके से। तो वो उसकी जो ग्रेविटी हाँ। होगी वो उसकी ग्रेविटी इनवर्ड्स होगी। तो जहां आपका जो हेल्दी ग्रीन रे है उसकी एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, वो उसका उल्टा है। जो नेगेटिव एंटिटी है उसकी अंदर की तरफ जा रही है एनर्जी रे। तो वो इसी तरीके से ऊपर बढ़ता है, क्योंकि एक फोर्स तो जरूरी है स्पेसिफिक जोन के अंदर। हर्ट रे वाला जो जोन है, ग्रीन रे वाला जोन है, उसके अंदर एक एनर्जेटिक फोर्स की जरूरत है, एंड बिना उसके कुंडलिनी कंप्लीट नहीं हो सकती। एंड जो सर्विस टू सेल्फ एंटिटी है वो इस फोर्स का इस्तेमाल करता है, नेगेटिव फोर्स का, रादर देन द पॉजिटिव फोर्स। हाँ, प्यार तो है ना, लव एंड अंडरस्टैंडिंग तो है, पर लेकिन खुद के लिए है, सेल्फ के लिए है। एग्जैक्टली, एंड तो वो एंट्रोपी क्रिएट ये करता दिस है वो। काइंड ऑफ, हाँ, वॉयलेट इट्स रे तक काइंड नहीं ऑफ लाइक पहुंचेगा वो। अ नेगेटिव ग्रीन रे की तरह लग रहा है मुझे, कि वो अंदर एग्जैक्टली। सब किया जा रहा है सारा कुछ, मतलब एग्जैक्टली। बाईपास कर रहा है दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए अपने अंदर खींच रहा है सारा कुछ। वैसे है हाँ, तो वैलिड रास्ता ये भी, क्योंकि देखो रचयिता सारे हैं, मैं भी रचयिता हूँ, सामने वाला भी रचयिता है। वैलिड उसके वैलिड नजरिए तो, से हाँ, है। सही गलत तो कुछ नहीं है।
हाँ, पर ये चीजें एंट्रोपी क्रिएट करता है, क्योंकि एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेके एवरीथिंग इज रचयिता, एंड अगर मैं सुपर इम्पोज करूँ कि मैं ही रचयिता हूँ, तो मैं रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं करता, मैं एक बबल में आ जाता हूँ फिर। एंड वहां पे मैं मूव नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उस बबल में ही जिंदा रहूंगा, यहाँ पे मेरा डोमेन है। राइट। इसलिए क्रिएटर को बबल गम बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में अपने अंदर से एक लोगोज निकालते रहते हैं लोग। ये पुप करके एकदम से एक निकाला, एक पुप करके एक और एक एक बबल बबल निकल गम। के। सारे मेरा एक बबल्स ही है। क्वेश्चन मैं पूछूं हाँ हाँ। इसके ही अकॉर्डिंग। तो जैसे अपवर्ड स्पाइरलिंग एंड डाउनवर्ड स्पाइरलिंग, जो कुंडलिनी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, तो एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, जैसे एज अबव एंड सो बिलो, ऊपर जो है वो ही नीचे है। सो वो दोनों सेम ही एनर्जी है या वो दोनों ही डिफरेंट है एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी एंड जो डाउनवर्ड नीचे से ऊपर जाती है नहीं, एज अब सो कुंडली। बिलो तो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये तो तुम्हारा मैट्रिक्स प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि जैसा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही आता है। जैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा इनर स्टेट है, वैसे ही तुम रियलिटी मैनिफेस्ट करते हो। तो ये चीज डिफरेंट है। जो कुंडलिनी योग की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी है, वो टोटली डिफरेंट चीज है। जो अपवर्ड सो स्पायरलिंग एनर्जी कॉस्मिक। होगी कि मेरा रचयिता के साथ रिश्ता क्या है, कि मैं रचयिता की तरफ किस दिशा से आगे बढ़ रहा हूँ। एंड डाउनवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी ये होगी, रचयिता का मेरे साथ रिश्ता क्या है, कि रचयिता मेरी तरफ किस दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो ये दो हम्म। टाइप की एनर्जीज होगी, लाइक सिंपल सेंस में अगर मैं इस चीज को ट्रांसलेट करूँ तो। माई सीकिंग, सो व्हाट इज सीकिंग मी, व्हाट आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी। मैं रचयिता को ढूंढ रहा हूँ, रचयिता भी मुझे ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग, क्योंकि अगर मान लो कोई अगर पोलराइज ज्यादा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की मर्जी नहीं है। रचयिता भी कहीं ना कहीं रचयिता की ही विल है कि अभी मैं इतना करीब हूँ रचयिता के। हम्म। हाउ और सारे ब्यूटीफुल इज मिलके दैट। और सारे बहुत मिलके मुझे ब्यूटीफुल और है। रचयिता को सारे सारे मिलके सच मिलकर मुझे में। और रचयिता को ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो लव इसलिए स्टोरी है ये। इट क्योंकि इज अ लव क्योंकि स्टोरी। लव स्टोरी। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो जैसे मैं मान लो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है, मैं निखिल को ढूंढ रहा हूँ, निखिल रचयिता को ढूंढ रहा है, मैं भी रचयिता को ढूंढ रहा हूँ, रचयिता हम दोनों को ढूंढ रहा है। बस ये एक साइकिल हाइड सी एंड बनी सीक। हुई है कि सब सब हाइड एक एंड दूसरे को सीक। ढूंढते रहो, बस खेलो बस आपस में। ये तो हाइड एंड वैसा सीक का हुआ कहते हैं। कि आप सब भी रचयिता, मैं भी रचयिता, और हम सब है रचयिता की सोच में। और सब एक दूसरे को ये ढूंढे गेम जा रहे हैं, बनाइए हाइड एंड क्रिएटिव हाँ। में, आओ रचयिता खेलें। हम्म। और रचयिता खेले। रचयिता। सीक। और सबको अपने अंदर रचयिता रचयिता को रचयिता। ढूंढना है। हाँ। और रचयिता जैसे में कोई मतलब करता है ना धप्पा, पकड़ लिया रचयिता को, तो रचयिता कहते हैं, "भाई, ये तो मैं हुई नहीं, मैं तो ये हूँ।" गलत गलत। गलत इंसान को पकड़ रॉन्ग लिया। थप्पो, नंबर, ये हाँ तो रॉन्ग थप्पो नंबर रमे था। रॉन्ग गुजराती माँ। नंबर लग गलत गुजराती आदमी माँ पकड़ थप्पो लिया बोलते हैं अर्चना जी, आपको सुननी थी ना। चलो थप्पो रमते हैं। रमिए। गया। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। अब ये कुंडलिनी जो साइंस है, उसमें ब्रेथ वर्क कैसे काम करता है? क्या हम ब्रेथ वर्क से भी वो कुंडलिनी को ऊपर ला सकते हैं, उस एनर्जीज को? आई जस्ट वांट टू नो द कोरिलेशन ऑफ ब्रेथ वर्क एंड कुंडलिनी एक्टिविटी। ये तुम्हें ब्रेथ। बाबा रामदेव से सीखना पड़ेगा, वो क्योंकि वो तो अपना लिवर भी मुंह के अंदर ला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हो तुम। नहीं, जो मैंने अभी शेयर किया था ना, उसमें ये सब ब्रेथ वर्क के बारे में भी कौन ने बोला हुआ है। ओके। ओके। ब्रेथ हाँ, वर्क तो क्या होता है ना, ब्रेथ वर्क ब्रिज होता है तुम्हारा, लाइक हाँ, स्पिरिट का हम्म। और तुम्हारे सेल्फ के बीच का ब्रिज होता है। तो जो इनर स्पाइरलिंग एनर्जी है ना, ब्रेथ वर्क बढ़ा तो देता है, लेकिन ये जो एक एक तरीके से देखा जाए कि तुम्हें रस्सी में गांठ मिली है, या तो तुम उस गांठ को तुम तरीके से निकाल सकते हो, या तो तुम उसको रस्सी को जोर से खींच सकते हो ताकि वो गांठ अपने आप ही खुल जाए। अगर गांठ आसान है तो आराम से खुल जाएगी खींचने में। जो कि आप ब्रेथ वर्क जैसे एनर्जी जो इंक्रीज करने के जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर गांठ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो ब्लॉकेज और ज्यादा पेन क्रिएट करती है। तो ये कुंडलिनी योग की मेरे को काफी एक वो लगता है, इम्बैलेंस लगता है। लेकिन जो एक ब्रेथ वर्क है, वो ब्रेथ वर्क से क्या होता है ना, आपका जो एक अपवर्ड स्पायरलिंग इंक्रीज होती है। क्योंकि जहां आपका ब्रेथ इंक्रीज करते हो ब्रेथ वर्क में, जैसे कि एक वो होती है कपाल भारती हो गया, एंड वैसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक ब्रेथ की एक अनुलोम विलोम। एक होलोट्रोपिक ब्रीदिंग करके कहते हैं एक्सरसाइज। तो होलोट्रोपिक ब्रीदिंग क्या होती है, वो आपका डायरेक्टली आपका इंडिगो रे को अनलॉक कर देती है। जैसे कि एक एलएफडी से जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप डायरेक्ट ब्रेथ से कर सकते हो। तो होलोट्रोपिक ब्रीदिंग करके कहते हैं इस चीज को। एंड ये आपका काफी एडवांस लेवल का इंडिगो रे मतलब एक्सेस करवा सकता है। तो
ये एक चीज है एनर्जी रे इंक्रीज करने का बॉडी लेवल में। माइंड लेवल में, बॉडी लेवल में जो कुंडलिनी योग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, अलग अलग टाइप के, हाथ योगा में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, वो आपका एनर्जी रेस इंक्रीज कर देती है। लेकिन इंक्रीज करने का ये एक डेफिनेटिव मतलब नहीं है कि आपका एक जो सेंट्रल चैनल्स में जो आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है वो ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक जाने के अंदर एक माइंड कॉम्प्लेक्स में भी सेम एनर्जी कोरिलेट्स होते हैं, जो कि बॉडी एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगर आप एनर्जी लेवल बढ़ा लो कुंडलिनी योग करके, लेकिन अगर आपके माइंड एनर्जी माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर वो आपका बैलेंस नहीं है, तो आप वापस उस लोअर लेवल पे आ जाओगे। ज्यादा टाइम रिटेन नहीं रहेगा आपका वो अपने हायर जो एनर्जी इंडेक्स क्रिएट कर लिया तो। ठीक है फिर, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। क्लोज और करें, किसी के ऑलमोस्ट कोई 9 क्वेश्चंस बजे। है? और किसी के कोई क्वेश्चंस है? छोटा सा क्वेश्चन ले सकते हैं, वी हैव टाइम टू टेक वन शॉर्ट क्वेश्चन। एनीवन? मेरा एक क्वेश्चन है पर बड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पूछो ना, कॉन्टेम्पलेट तो ओके। करेंगे तब तक। ओके। परमजीत जी ने पूछा है, हाउ बैलेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट इन कुंडलिनी? हाउ बैलेंस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट इन कुंडलिनी। अब जैसे कि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई है किसी अदर सेल्फ के साथ, तो अदर सेल्फ के साथ कोई प्रॉब्लम आई है एंड आप उसको एक तो आप अपने आप को लाइक एनर्जी आप अपने बॉडी बॉडी एक्टिवेट करके रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि यार आप अपनी एनर्जी आप सामने अपनी आवाज़ ही नहीं रख पाते, एंड आपने क्या करा है कि आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करी, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करी, एंड आपकी बॉडी अब एनर्जाइज्ड है, एंड अब आपको अपनी आवाज़ निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आपको बस हल्का सा पुश करना है एंड यू कैन स्टैंड फॉर योर। एक दूसरी तरफ आता है जो वर्क आता है वो आपका माइंड कॉम्प्लेक्स में आता है, कि आप अपने आप की इमेजरी फॉर्म करते हो, जो शैडो वर्क करते हैं, जैसे कि जो सोनिया 80 सेशंस में जो सारा का सारा जो चीजें चलती हैं। एंड माइंड कॉम्प्लेक्स आपका वो सारे जो एनर्जी सेंटर्स में जो काम हो रहा है, वो माइंड कॉम्प्लेक्स का जो काम हो रहा है वो शैडो वर्क में काम हो रहा है, एंड वो सेम चीज आपका कुंडलिनी योग में हेल्प करती है। एंड कुंडलिनी योग क्या कर रहा है, वो सटल एनर्जीज के साथ प्ले कर रहा है, लेकिन जो शैडो वर्क हो रहा है ना वो आपका कॉजल एनर्जी यानी और एक एडवांस लेवल पे चीजों को रीफ्रेम कर देता है। तो कुंडलिनी योग में अगर आप एनर्जी इंक्रीज करोगे, वो तब तक इंक्रीज रहेगी जब तक आपकी कुंडलिनी योग की प्रैक्टिस चल रही है। जब आपने छोड़ दी तो वो उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ पे आपका माइंड कॉम्प्लेक्स का एक फाउंडेशन है, कि जहाँ पे वो चीजें जिस हिसाब से चलाता है उस हिसाब से रहेंगी, उसी लेवल पे आ जाएगी। लेकिन अगर आपने माइंड कॉम्प्लेक्स में से एनर्जी से रिफाइन कर रखी है, अपना शैडो वर्क प्रोसेस कर रखा है, एंड आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स अपने आप में ऑप्टिमम लेवल में है, तो आपकी एनर्जी डिफॉल्ट लेवल पे काफी हाई रहेंगी, फिर वो नीचे नहीं जाएंगी अगर आप मान लो अपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया कुंडलिनी की। तो ये एक डिफरेंस आता है एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का वर्सेज एक सिर्फ और सिर्फ सटल एनर्जी प्रैक्टिस करने का। इसमें राने जो मेंटल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बताया ना, मेंटल डिसिप्लिन जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जब योर स्पिरिट बिकम्स अ शटल, वो तब होता है जब आपके मेंटल प्रोसेसेस पे या फिर मेंटल डिसिप्लिन में या मेंटल बॉडी में आपके बैलेंस है, बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी भी बैलेंस्ड है, तब ये दोनों बैलेंस होती है, तब जाके आपकी स्पिरिट एज अ शटल काम करती है। सो आई थिंक वो हायरार्की लेवल पे उस हिसाब से उस लेवल से करना ज्यादा जरूरी है, इफ यू वांट योर स्पिरिट टू बी अ इफेक्टिव शटल, दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट एकदम। हम्म। ओके, चलो फिर क्लोज करते हैं। नाइस डिस्कशंस एवरीवन। ऑसम ऐसे ही अच्छे डिस्कशन, अच्छे क्वेश्चंस। मजेदार डिस्कशन था ये। या सीरियसली। हाँ, बहुत मस्त है। वैशु, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लेते हैं, इसको आई नो, ग्रुप में नीट के डाल दो लिए। सो दैट वी रिमेम्बर। हम्म। ओके, हाँ। चलो। ओके, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।